अध्याय 1001 ब्लेज 1। हूँ। एलेना अयाकाशी के मकबरे की सबसे गहरी गहराई में चोटी थी। टपकाना टपकाना। छत से काले पानी की बौछारें रिसकर उसके चारों ओर की जमीन पर गिर गईं, जो उन समेकित स्ट्रक्चर्स में बंटी हुई थीं। उनका एक बार सामना हुआ था। आखिरकार यह खत्म हो गया। उनके शरीर का असली खून से सना हुआ था और उनकी आध्यात्मिक दुनिया पिछले हफ्ते के काड़वे युद्ध के कारण आई दरारों से भर गई थी। उसके पास जो यग्द्रसिल की शाखा थी, वह भयानक काली आभा में रंगी हुई थी, जो उसके शरीर से हार गई थी। अखंड राक्षसी चमत्कारों का परिणाम था। वह अब केंद्रीय क्षेत्र में नहीं थी। नहीं, उसने 2 दिनों के अंदर राक्षसी दृश्यों के उस विशाल समूह को मार डाला। उसके बाद उसने पिरामिड की सबसे गहरी परत के विभिन्न गलियारों को वापस ले लिया और उसे हर राक्षसी आत्मा को अज्ञात के बचपन में भेज दिया। उनकी कुल संख्या 60,000 के करीब थी और प्राकृतिक लड़ाई एलेना पर उसकी सीट से कहीं अधिक भारी थी। वास्तव में उसने 3 दिनों तक इस प्रयास और ठीक होने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि जिसके प्रवेश द्वार से उसका पता नहीं चला था, वह भी पूरी तरह से गायब हो गया था। जितना खून जीवन शक्ति मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने लगभग 15,000 वर्षों का जीवन त्याग दिया है। एलेना ने बर्नहे स्टैटिस्टिकल वैज्ञानिक। हालांकि मैं लाइफ टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ हूँ, मेरा लैबोरेटरी अभी भी लगभग 30,000 या 40,000 साल ही है। मैंने मूलतः अपना आधा जीवन काट दिया। रक्त जीवन शक्ति एक कारण से अंतिम उपाय था। जलाए गए रक्त की मात्रा और दी गई वास्तविक शक्ति का अनुपात बहुत असंतुलित था। आखिरकार, हालांकि इस तरह से सत्ता के लिए खुद को बलिदान करने के कार्य को ब्रह्मांड द्वारा अनुमोदित किया गया था, फिर भी यह एक निश्चित अर्थ में स्वर्ग के मार्ग के विरुद्ध था। परिणामों के बिना अल्पकालिक लाभ संभव नहीं था। केवल एक चीज जिसके लिए मैं आभारी हो सकता हूं, वह है जेनेसिस बीड मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसकी समझ इतनी नहीं थी कि वह इसे स्वयं कर सके, लेकिन खजाना अलग था। लीग में यह उसकी तुलना में कहीं अधिक ऊंचा था, इसलिए जबकि यह केवल कछुआ गति से ही ऐसा कर सकता था, फिर भी यह उसे ठीक करने के लिए कुछ हद तक काम कर रहा था। फिर भी कुछ हफ्तों तक खुद पर बहुत अधिक मेहनत करना समझदारी नहीं है। मुझे इस मंदिर से बाहर निकल जाना चाहिए और पीछे हटने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। एलेना ने आह भरते हुए अपने चारों ओर की दीवारों की ओर देखा। काश मुझे कोई रास्ता मिल पाता। गलियारे मध्य क्षेत्र से भी अधिक मजबूत थे, जो जमा हुई राक्षसी आत्माओं की शक्ति से पूरी तरह से खराब हो गए थे। इस जगह को छोड़ना असंभव था। या ये था। एलेना का ध्यान अचानक एक चमक पर गया, जिसे उसने अपनी आंखों के कोने से बाहर देखा था। चमक। वह 1 सेकंड में अपनी स्थिति में आ गई और दीवार में एक छोटे से छेद में अपना हाथ डाला। तुम्हारे पास, उसने प्यारे जीव को उसके सिरे से पकड़ते हुए कहा। उसने उसकी चीखने चिल्लाने और खरोंचने पर ध्यान न देते हुए उसे बाहर निकाला और आखिरकार उसकी नजर अपने लक्ष्य पर पड़ी। वह बुदबुदाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिल्ली वितरण प्रणाली वास्तव में सार्वभौमिक है। उसकी आंखें शानदार ढंग से चमक उठीं। उसकी पकड़ में एक छोटी सी नारंगी रंग की टैबी बिल्ली थी। उसकी बड़ी और मूक आंखें उसे ललकारती हुई देख रही थीं। तुम यहाँ कैसे आए, छोटे लड़के? एलेना ने पूछा। उसकी आवाज अचानक कई स्वर ऊंची हो गई। हिस। बिल्ली ने शत्रुतापूर्ण ढंग से फुसफुसाकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी।
हालांकि एलेना के लिए इस भाव ने उसे और अधिक आकर्षक बना दिया। क्या आप फंस गए? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बाहर निकलने में मदद करूं? उसका प्रश्न निराधार था क्योंकि उसने जो वादा किया था उसे पूरा करने का उसके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूछा। आखिर उन आंखों का विरोध कौन कर सकता था? दुर्भाग्य से बिल्ली एलेना की तुलना में बातचीत को लेकर बहुत कम उत्साहित थी। उसके अनुनय विनय और उकसावे के बावजूद इसने केवल उसकी पकड़ से भागने और भागने का प्रयास किया। एलेना की आंखें सख्त हो गईं। तब मैं केवल अपना गुप्त हथियार ही बाहर ला सकता हूं। मियाँ। जैसे ही एलेना बेहद बुरी अभिव्यक्ति के साथ अपने स्थानिक भंडारण में पहुंची, बिल्ली डर के मारे घुरघुराने लगी और डर गई। इसे लो। न्या। बिल्ली ने चीख निकाली और अपनी आंखें बंद कर लीं, खतरे से पहले अपना मुंह मोड़ लिया। सुबकी सुबकी। मुझे लगता है आपको एक नजर डालनी चाहिए। हम। वह गंध क्या थी? उसने एक आंख खोली और अपने बंधक को देखा, जिसके दूसरे हाथ में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था। टपकना। जब एलेना ने बिल्ली को स्पष्ट रूप से लार टपकाते हुए देखा तो वह मुस्कुरा दी। क्या आप यह चाहते हैं? उसने ललचाते हुए पूछा। बिल्ली ने गुस्से से सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि उसके हाथ में क्या है, लेकिन वह निश्चित रूप से यही चाहती थी। लेकिन एक समस्या है। न्या। ठीक है, मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन केवल तभी जब तुम मेरे साथ अनुबंध करो। मियाऊ। मेरे साथ अनुबंध बनाने का मतलब है भागीदार बनना। हम अच्छा मांस खाएंगे और बाकी समय साथ में मौजमस्ती करेंगे। बिल्ली ने मांस पर नजर डालने से पहले उसे अजीब तरह से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंततः अपना सिर नीचे करने से पहले उसकी आंखें दोनों के बीच कई बार घूमी। एलेना मुस्कुराई। मुझे पता था कि आपकी रुचि होगी। जब वह पृथ्वी पर थी तब उसके पास एक बिल्ली नहीं थी, लेकिन वह हमेशा छोटी छोटी चीजों को पसंद करती थी। वह उनके बारे में यह जानती थी कि वे बेहद क्रूर, बेहद प्यारे और खाने के बेहद शौकीन थे। उसने धीरे से अपनी तर्जनी को बिल्ली के माथे पर दबाया, एक जानवर अनुबंध शुरू किया, जिसे उसने स्वीकार भी कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बच्चे को बरगला रहा हूं, लेकिन ठीक है। एलेना ने अपने और उस छोटे प्राणी के बीच नवगठित संबंध को महसूस करते हुए कंधे उचकाए। इसे ले लो। यह सब तुम्हारा है, उसने आत्मसंतुष्ट भाव से घोषणा की, अंततः बिल्ली को जाने दिया और मांस के बड़े टुकड़े को उसकी दिशा में फेंक दिया। बिल्ली की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह मांस की ओर दौड़ी और उसे खा लिया। यह बनावट, यह रसपूर्णता, यह बिल्कुल शानदार स्वाद। ऐसा कैसे हुआ कि इसने पहले कभी इस तरह की कोशिश नहीं की? हे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह इतना पसंद आएगा। चूंकि तुम्हें खाना इतना पसंद है, तो क्या मुझे तुम्हें फैटी कहकर बुलाना चाहिए? न्या। मैंने ऐसा सोचा था। हालांकि मैं अब भी तुम्हें फैटी ही कहूंगा। जब बिल्ली ने उसकी ओर देखा तो एलेना खिलखिला उठी। जब हम लोगों से मिलेंगे तो मैं तुम्हें इसला कहूंगा, लेकिन यह मत सोचना कि जब हम अकेले होंगे तो तुम इससे बाहर निकल जाओगे। बिल्लियों के इलाज के केवल दो उचित तरीके थे। पहला था उन्हें सहलाना और अत्यधिक लाड़ प्यार करना, और दूसरा था जितना हो सके उन्हें धमकाना। बेशक एक सच्चे बिल्ली के मालिक के रूप में एलेना दोनों को संतुलित करने जा रही थी, लेकिन वह बात से परे थी। कहो, तुम यहाँ कैसे आए? उसने फिर पूछा। न्या।
मियाँ, एह, यह संभव है? मुझे दिखाओ कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। इसला के विचारों से एलेना को पता चला कि बिल्ली का जन्म और पालन पोषण अयाकाशी के मकबरे में हुआ था, लेकिन उसने कब्र तक जाने के लिए कई रास्ते खोज लिए थे। केवल इसे एक रहस्यमय प्रतिबंध द्वारा कभी भी जाने से रोक दिया गया था। अपना भोजन खत्म करने के बाद इसला घुमावदार गलियारों से गुजरती रही जब तक कि वह एक साधारण सी दीवार पर नहीं पहुंची, जिसकी सतह पर हल्की खरोंचें ही बाकी दीवार से अलग थीं। यह यहाँ है? एलेना ने पूछा, जवाब में सिर हिलाया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। अंततः वह जा सकी। वह दीवार में चली गई और रहस्यमय तरीके से वह ठीक उसके बीच से गुजर गई। उसकी नजर एक क्षतिग्रस्त सीढ़ी पर पड़ी जो ऊपर की ओर जाती थी, जहां तक नजर जा सकती थी। यह सचमुच यही है। जैसे ही वह ऊपर जाने लगी, उसने मन ही मन कहा। आखिरकार वह इस अभिशप्त कब्र से बाहर निकल सकी। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके दिमाग में एक विचार तैरने लगा। क्या यह सिर्फ मैं ही हूं, या यह और भी गर्म हो रही है? अध्याय 1002 ब्लेज 2। पहली आपदा जल्द ही शुरू होगी। केवल लक्जूरियन में एक आवाज में पवित्र प्रकाश क्षेत्र के जुझा फ्यूचर की भविष्यवाणी की गई थी। एलेना ने अयाकाशी के मकबरे के अंदर से बदलाव महसूस किए, और जैसे ही वह इसके बाहर दरवाजे के करीब आई, वह और अधिक गंभीर हो गई। हालांकि बहुत से लोग उसके जैसे नहीं थे। अपनी स्थिति के बावजूद इन प्रतिभाओं को आकाश के अंधेरे पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले तो समुद्र कुछ ही डिग्री गर्म हुआ, लेकिन एक ही पल में पूरे क्षेत्र में भयंकर गर्मी पड़ी। स्वर्ग और पृथ्वी पर आग की लपटें जल उभरीं और आकाश घने काले बादल से ढक गया। क्या हो रहा है? बाधा में जाओ, भागो, कोई मदद करो। होली लाइट स्टार की प्रतिभाएं अचानक उन लपटों में लिपट गईं। उनकी घबराहट भरी चीखें आग में डूब गईं। पहले और दूसरे बैंक्वेट हॉल में उस पल में सैकड़ों प्रतिभाओं की आमद हुई, क्योंकि वे आपदा से जल गए थे और दायरे से बाहर निकाल दिए गए थे। जो बचे रह गए, वे हर दिशा में तितर-बितर होकर भाग गए। वे आग की लपटों से बचने के लिए बुरी तरह से आश्रय की तलाश कर रहे थे, जो कुछ ही सेकंड में उन्हें भी जला सकती थी। कुछ लोगों ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितनी उम्मीद थी। क्योंकि यह लौ मन के माध्यम से जलती है, सुरेन ने दिलचस्पी से महसूस किया। उसने उस गोलाकार बल क्षेत्र को देखा जो उसने अपने और जियो यू की रक्षा के लिए उनके चारों ओर रखा था, और देखा कि लौ की जीभ ने इसे टुकड़े टुकड़े करके भस्म कर दिया और इसे शून्य में तोड़ दिया। बड़े भाई, क्या हो रहा है? जियो यू रोई। उसकी आवाज में डर साफ दिख रहा था। सुरेन ने शांति से पलटकर जवाब दिया, कुछ खास नहीं। ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र हमारी मूल अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं संभाल नहीं सकता। वास्तव में? जियो यू ने अपनी आस्तीन पकड़ते हुए पूछा। सुरेन को उसके हाथ कांपते हुए स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। उसने आह भरी और गर्मजोशी से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? उसने सांत्वना देते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल। सुरेन मन ही मन मुस्कुराया जब उसने महसूस किया कि वह शांत हो रही है। उसने अपना ध्यान वापस बाहर की आपदा की ओर लगाया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह क्षेत्र का मूल तंत्र नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो बाहर के विशेषज्ञ अपनी प्रतिभाओं को प्रवेश नहीं देते। आग की लपटें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं,
और प्रारंभिक और मध्य चरण की चौथी कक्षा की प्रतिभाओं के पास इसके अंदर 1 या 2 सेकंड से अधिक जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी चूंकि यह पहले से ही यहाँ है, इसलिए इससे बचने के अलावा कुछ नहीं करना है। सुरेन की ताकत के साथ, जो चौथी क्रांति को पार करने वाली शक्ति के स्तर पर डेमियन की बराबरी कर सकता था, इस आपदा से पार पाना इतना कठिन काम नहीं था। हालांकि हर कोई इस आरामदायक रवैये का आनंद नहीं ले सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वूम। वाह! भयानक नरकंकाल लगभग निरर्थक रूप से तेज था। गुलाब उसके अंगारों के बीच से गुजरा, उसकी त्वचा लाल हो गई थी और उस पर हमला करने वाली गर्मी से छिल रही थी। धिक्कार है, वह मन ही मन चिल्लाई। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया, अपने मन से एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया और भ्रम के नियमों को उस स्थान पर धकेल दिया। वाह! आग की लपटें तुरंत शांत हो गईं। उनकी भौतिक चमक को एक भ्रम में बदल दिया गया था, जिससे वास्तविकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। रोज ने उसकी करतूत की प्रशंसा करने के लिए देर नहीं की। क्षेत्र को साफ करने के बाद वह वापस आग के तूफान में चली गई। उसकी आंखें लगातार आश्रय के किसी भी संकेत की तलाश कर रही थीं। बूम! उसके पीछे से आग की लपटों के एक दूसरे से टकराने की भयानक आवाज गूंज रही थी, क्योंकि वे उस जगह को भरने के लिए दौड़ रहे थे जिसे उसने साफ किया था। ऐसा होने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। मैं केवल क्षणिक राहत पैदा करने के लिए भ्रम का उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं इससे बचना चाहता हूं, तो मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। हाँ। एक तीव्र युद्ध घोष के साथ वह हवा में उछली और अपनी स्थानिक अंगूठी से एक विशाल दरांती निकाली। उसने उसे हवा में घुमाया। उसकी हर हरकत लौ की जीभ को आकर्षित कर रही थी, जैसे कोई सांप अपनी बांसुरी से फुसफुसा रहा हो। हालांकि उसने जो नियंत्रित किया वह लौ नहीं, बल्कि हवा थी। वाह! उसके शरीर के चारों ओर एक बवंडर बन गया। आग की प्रकृति के साथ यह बवंडर केवल एक आकर्षक शक्ति के रूप में कार्य करता था। घूमती हवाओं ने आसपास की आग को अपनी ओर खींच लिया और तुरंत अपने बड़े समकक्ष के भीतर एक छोटे आग के तूफान में बदल गई। मुझे लगता है आपको एक नजर डालनी चाहिए। जैसे ही वह इसके केंद्र में खड़ी हुई, गुलाब की आंखें तेज हो गईं। मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। देरसबेर मेरा मन खत्म हो जाएगा और मैं अनावश्यक रूप से गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहता। भले ही वह आग से बच सकती थी, लेकिन मंजलने वाली गर्मी से नहीं बच सकती थी। उसकी त्वचा बुरी तरह से फफोलेदार हो गई थी और वह महसूस कर सकती थी कि उसके आंतरिक शरीर की रक्षा करने की क्षमता कम हो रही है। और कोई चारा नहीं है। उसने अपने दांत पीस लिए और जमीन पर गिर पड़ी। बूम! प्रभाव ने एक गड्ढा बना दिया और उसके द्वारा बनाए गए बवंडर को बाधित कर दिया, लेकिन रोज ने इसकी परवाह नहीं की। उसकी हंसियां जमीन को चीरती हुई गड्ढे को और भी गहरा खोदती गई। वाम! उसने अपने एक हाथ को मुक्त किया और उसे हवा में फेंक दिया, अपने सिर के ऊपर की जगह को भरने के लिए अपने भ्रम कानूनों को नियंत्रित किया। 3 सेकंड में भ्रम टूट जाएगा। जमीन में सुरंग बनाकर उसने खुद के लिए इतना कम समय खरीदा था, और अब जब वह तत्काल खतरे से दूर थी, तो उसने तेजी से हर दिशा में अपनी जागरूकता फैलाई, एक भूमिगत सुरंग या किसी भी तरह के अलग-थलग क्षेत्र की तलाश की जो उसकी रक्षा कर सके विपत्ति से। वहां छिपे हुए इलाकों और आकस्मिक मुठभेड़ों से भरे एक क्षेत्र में 10,000 किलोमीटर तक फैली उसकी जागरूकता ने आसानी से उसके लिए जगह ढूंढ ली। भ्रमपूर्ण बदलाव।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने धीरे से अपना पैर जमीन पर थपथपाया और सरकते हुए आगे बढ़ी, सीधे उसके सामने की दीवार से जा टकराई। और काफी रहस्यमय तरीके से वह ठीक इसके बीच से गुजर गई। रोज का शरीर निराकार हो गया, जिससे उसे कई 100 मीटर तक ठोस चट्टान के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति मिली, जब तक कि वह खुले क्षेत्र में नहीं पहुंच गई। बूम! टकराना, टकराना, टकराना। उसके भ्रम के टूटने और उसके मूल छिपने के स्थान पर तूफान के आक्रमण की धीमी आवाज चट्टान के माध्यम से गूंजती रही और रोज की पीठ के खिलाफ कंपन करती रही, क्योंकि उसने अंतिम धक्का लगाया और वास्तविकता में साकार हो गई। फुवा! उसने अपनी रोकी हुई सांस को छोड़ दिया और दीवार के सहारे झुक गई, अपनी स्थानिक अंगूठी से कुछ गोलियां निकालीं और उन्हें खा लिया। उसकी जख्मी और फफोले वाली त्वचा ठीक होने लगी और यहाँ तक कि उसकी मांसपेशियों में भी थोड़ा सा सुधार देखा गया। उसका मन भी ठीक हो गया, लेकिन उसकी पूरी क्षमता का केवल आधा। आखिरकार वह गोलियां बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रही थी। ओह! अब जब यह सब खत्म हो गया है, तो आइए पता करें कि मैं कहाँ हूँ। उसने नम छत की ओर देखा, जिसके माध्यम से वह अभी भी ऊपर की तेज लपटों को सुन सकती थी। मैं बहुत गहरे भूमिगत नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना गहरा हूँ कि सुरक्षित रह सकता हूँ। जहाँ तक इस स्थान की बात है, ईमानदारी से कहूँ तो समय की कमी के कारण उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वह कहाँ जा रही थी, लेकिन वह उम्मीद कर रही थी कि यह एक भाग्यशाली अवसर का स्थान होगा। समूह के बाकी सदस्यों की तुलना में रोज को ऐसे मौके कम ही मिले। यह न तो भाग्य की बात थी और न ही प्रतिभा की बात थी। वास्तव में इस तथ्य के बावजूद बाकियों के साथ तालमेल बिठाने की रोज की क्षमता उसकी महान प्रतिभा का प्रमाण थी। मात्र उसने भ्रम संबंधी कानूनों का अध्ययन किया। उसके पवन नियम पूरी तरह से गौण थे और वह उनका अभ्यास केवल तभी करती थी जब उसके पास खाली समय होता था, जो शायद ही कभी होता था। जिस तरह से रोज ने भ्रम संबंधी कानूनों का इस्तेमाल किया, वह सार्वभौमिक पैमाने पर दुर्लभ था, क्योंकि वह अनिवार्य रूप से वास्तविकता में हेरफेर करना सीख रही थी। ऐसे कानून के लिए संभावनाएं ढूंढना आसान कैसे हो सकता है? बल्कि क्योंकि मैं इतनी स्वर्ग विरोधी चीज का अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे उन अवसरों से वंचित किया जा रहा है जो मुझे अन्यथा मिलते। अपने आसपास की अंधेरी गुफा का पता लगाते हुए रोज ने व्यंग्यपूर्वक आह भरी। चाहे यह जागरूकता के माध्यम से हो या नियमित धारणा के माध्यम से, मुझे इस जगह में कुछ भी गलत नहीं मिल रहा है। अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से, उसने बुदबुदाया। हाँ, अभिशाप तो अभिशाप है, मुझे लगता है। वह एक बार फिर खाली गुफा में इंतजार करने और आग का तूफान थमने तक ठीक होने की योजना बनाकर बैठ गई। वह पास की एक दीवार के सहारे पीछे झुक गई और अपने हाथों को जमीन पर दोनों तरफ रख दिया, आराम की स्थिति में तब तक प्रवेश करती रही जब तक क्लिक करें। क्या बकवास है? रोज का दाहिना हाथ कुछ इंच नीचे धंसा हुआ था और उसके चारों ओर जमीन का एक चौकोर हिस्सा था। यह है गुप्त तंत्र, गुलाब ने उत्साह से कहा। उसकी मुस्कान तभी चौड़ी हो गई जब उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। हाँ हाँ, यह क्लासिक है। जब वह कई हजार मीटर नीचे गिरी और जमीन पर पटक गई तो वह उत्सुकता से नीचे अंधेरे की ओर देखने लगी। टकराना। जैसे ही उसे जमीन सपाट महसूस हुई, उसकी अभिव्यक्ति में खटास आ गई। उसने एक बार फिर आह भरी। हाँ, एक अभिशाप वास्तव में एक अभिशाप है, मुझे लगता है।
उसने अपनी दरांती खींची और युद्ध का रुख अपनाया। हजारों शत्रुतापूर्ण जानवरों का सामना करना, जिन्होंने उस विशाल खाई पर कब्जा कर लिया था जिसमें वह गिर गई थी। अध्याय 1003 ब्लेस 3। बूम। आग की लपटें अयाकाशी के मकबरे के उद्घाटन द्वार को चीरते हुए प्रवेश द्वार में घुस गए, जिससे किसी के लिए भी अदृश्य हो गया। एलेना की अंतिम रेखा टूट गई क्योंकि वह पीछे कूद गई और आग से बच गई। क्या मैं यहाँ फंस गया हूँ? वह मन ही मन चमत्कारी हुई। उसने अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षा स्थापित की और कोने को एक जुड़े हुए पाइप में बदल दिया, जिससे वह अपने पीछे की दीवार से आग की लपटों से बच गई। अंततः उसे अपनी एड़ी की गर्मी में कमजोरी महसूस होने से पहले प्रोसेस में कई 100 मीटर की दौड़ लगाई गई। सौभाग्य से बल लगातार धक्का नहीं दे रहा है, अन्यथा यह पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाता है। जैसे ही उसने रुकी और दीवार के जैसा लिखा, उसने राहत की सांस ली। इस तरह की कब्र को नष्ट करने में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन समस्या यह थी कि वह अभी भी इसके अंदर थी। जब मैं जाने का निर्णय लेता हूं तो यह सब ठीक क्यों होता है? उसने खुद से शिकायत की। आग ठीक ही बेकार हो गई थी, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार नहीं हो रही थी। इसके हीट अभी भी प्रवेश द्वार को क्षतिग्रस्त कर रही है और धीरे 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 की जा रही संपर्क कंपनियों में प्रवेश कर रही है। मेरी ताकत के साथ बचना अभी भी संभव है, लेकिन बात क्या है? यदि बाहर के लपटें इतने शक्तिशाली हैं कि पहले समाप्त हो जाते हैं, उतने ही भीतर तक जा सकते हैं, तो वहीं रहने की तुलना में वहां से चले जाने वाले कहीं अधिक विनाशकारी होंगे। जैसे ही वह अपने विचारों पर विचार कर रही थी, उसका ध्यान बाईं ओर चला गया, जहां से उसने कई कदम उठाए। शैडो सेनवेज का एक समूह प्रकट हुआ। जब उन्होंने एलेना को देखा तो उनकी आंखें एक साथ उठ गईं। एह, बड़े भाई है ना? दूसरे सबसे प्रमुख आदमी ने उस आदमी को अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तथाकथित बड़े भाई ने चर्मपत्र का एक टुकड़ा निकालने से पहले एलेना को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आप सही कह रहे हैं, वह वही है, उसने संदेहपूर्वक कहा। एलेना की आंखें सिकुड़ गईं। दुश्मन? अपने नाम और संबद्धताएं बताएं, उसने धीरे से यग्द्रसिल की शाखा को बुलाते हुए कहा। हम सबसे आगे वाले आदमी ने अजीब तरह से उसकी ओर अपना सिर घुमाते हुए कहा। हम कौन हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह है। उसने चर्मपत्र उसकी ओर घुमा दिया। यह तुम हो, ठीक है। उस पर दो लोगों की एक साथ तस्वीर थी। स्वाभाविक रूप से वे डेमियन और एलेना थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें बस इतना जानना है कि कोई तुम्हारा सिर चाहता है और तुम्हारे लिए मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। भाइयों, उसे ले आओ। एलेना ने अपनी जीभ चटकाई और वापस कूद गई क्योंकि 6 डाकू जैसे आदमी एक साथ उसकी ओर कूद पड़े। उसने यग्द्रासिल की शाखा को एक क्षैतिज चाप में घुमाया और स्लैश को जाने देते हुए उसमें ट्रांसेंडेड डेथ की अवधारणा भर दी। शियाइंग। शाखा एक शिखर खजाने की तीव्रता के साथ हवा में कट गई। एक ही बार में सभी 6 लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए। वह वापस अपने नेता की ओर मुड़ी। यही है क्या? उसने पूछा। उसकी आंखों में बोरियत साफ झलक रही थी। आप? वह आदमी चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी मेरे भाइयों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और उसे शक्तिशाली ढंग से घुमाते हुए एलेना पर हमला कर दिया।
टकराना, टकराना, टकराना। उसके हर झूले से हवा कांप उठती थी और धरती टूट जाती थी। उसकी चाल एक भड़के हुए सांड की तरह थी जो वश में नहीं की जा सकती थी और उसे रोका नहीं जा सकता था। एलेना ने वार के प्रभाव से बचने के लिए अपने शरीर को पूरी सटीकता से घुमाते हुए बाएं और दाएं चकमा दिया। इग्ड्रेसिल की शाखा उसके हाथ में हल्के से कंपन कर रही थी क्योंकि उसने जल्दी से इसे किसी भी बल को पुनर्निर्देशित करने के लिए पैंतरेबाजी की जिसे वह चकमा नहीं दे सकी। मैं अब उसे मार सकता हूं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वाह! जब उसने अपने हाथ जमीन पर रखे और अपने निचले शरीर को हवा में उछाला तो कुल्हाड़ी के एक बड़े प्रहार से बचते हुए वह नीचे झुक गई। उसके पैर उस आदमी की बाहों के बीच से होते हुए उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गए। कोड़ा, टकराना। एलेना ने अपने छोटे फ्रेम से असंभव लगने वाले बल के साथ अपने शरीर को तोड़ दिया और खुद को सीधा करने के लिए उसी गति का उपयोग करते हुए दस्यु नेता के सिर को जमीन पर पटक दिया। स्लैश, स्लैश। यग्द्रसिल की शाखा उस आदमी के हाथों और पैरों के बीच से गुजर गई जिससे वह गतिहीन हो गया। नघ वह दर्द से कराह उठा। एलेना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी शाखा उसकी छाती में घोंप दी, उसकी नोक को हल्के से उसके दिल पर दबाया ताकि वह मौत की पकड़ को महसूस कर सके। वह हंसी। यह एक ठंडी और संवेदनाहीन मुस्कान थी जो उसकी आंखों में बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी। तो फिर तुम मुझे यह क्यों नहीं बताते कि तुम्हें किसने भेजा है और मैं तुम्हें दर्द रहित मौत दूंगा? हम्फ, आदमी ने उपहास किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं घटिया हूं? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। ओह, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मुझे आपको मारने पर पछतावा होगा। बेशक, आप हमारे भगवान की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और तुम्हारा भगवान है प्रभु है क्यूक। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले उसका दम घुट गया। अनियंत्रित रूप से खांसने के कारण उसके चारों ओर जमीन पर खून बिखर गया। एलेना ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मृत। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए लाश को लात मारी, लेकिन वह आदमी सचमुच बेजान था। मुझे लगता है कि उनके पीछे वाला व्यक्ति उनकी मूर्खता के लिए तैयार था। प्रतिबंध इतनी तेजी से सक्रिय हुआ कि मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। यह शर्म की बात थी कि वह उससे कोई वास्तविक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन यह ठीक था। उसने उसके हाथ से उसकी स्थानिक अंगूठी छीन ली और उसकी सामग्री को अपने अंदर खाली कर लिया, विशेष रूप से उस चर्मपत्र को बाहर निकाला जो उसने उसे पहले दिखाया था। तस्वीर वास्तव में अच्छी थी, लगभग डेमियन और एलेना की पेशेवर पेंटिंग की तरह, जब वे बीस्ट एम्परर स्टार में थे। और साथ में पेज पर कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। इन दो दुष्ट चिकित्सकों ने ब्रह्मांड में गंभीर अपराध किए और अनगिनत निर्दोष लोगों को गुलाम बनाया। इनाम 150,000,000 मुद्रा कार्ड और एक विशेष ईश्वर रैंक खजाना। इसे पढ़ते ही एलेना की आंखें चौड़ी हो गईं। आरोप एक बात थे। यदि कोई दूसरे को मारने के लिए उसके चाकू का उपयोग करने जा रहा था तो उसे कम से कम इतना तो भरना ही था। तथापि हम केवल 150 मिलियन के लायक हैं? यह किस तरह की बकवास है? एलेना ने झुंझलाहट में इनाम का कागज फाड़ दिया और अपनी मुट्ठी भींच ली। धिक्कार है, आपने हमारे खिलाफ इनामी शिकारी और अपने अधीनस्थों को भेजा, लेकिन आप केवल इतना मामूली इनाम दे रहे हैं।
हमारे पीछे केवल कूड़ेदान ही आने वाले हैं। उसने अपना उपहास उड़ाया और फिर से दीवार के सहारे अपनी पीठ झुका ली। थोड़ा सोचते हुए वह वापस चली गई और धैर्यपूर्वक आग के तूफान के शांत होने का इंतजार करने लगी। वास्तव में इनाम बिल्कुल भी छोटी राशि नहीं थी। उसकी पूरी संपत्ति मुद्रा कार्डों में केवल 150,000,000 के आसपास थी। हालांकि उसके पास लेवल 399 मास्टर का भाग्य था जो अभी चरम शिखर पर नहीं था। फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि कोई उसे और डेमियन को निशाना बना रहा था। एलेना ने अपनी स्थानिक अंगूठी में अजीब सुइयों पर नजर डाली जो उसकी हालिया जीत की ट्रॉफियां थीं, और उसने पास के विस्तृत विवरण पर नजर डाली जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि क्षेत्र के कानूनों को कैसे दरकिनार किया जाए और निश्चित रूप से भीतर ही हत्या की जाए। शायद उसे मिले पहले दुश्मन निराशाजनक थे, लेकिन एलेना को धीरे धीरे एहसास हुआ पर्दे के पीछे की साजिश इस समूह द्वारा बताई गई कहानी से कहीं अधिक खतरनाक थी। अच्छा, आइए देखें कि कौन से कमीने हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। लगभग एक दिन हो गया था जब उसे पहली बार आग के तूफान का सामना करना पड़ा था, और पहली मुठभेड़ के अलावा कुछ भी विशेष नहीं हुआ था। आखिरकार उसने आग की लपटों को पीछे हटते देखा। एलेना प्रवेश गलियारे में चली गई और परे नीले आसमान की ओर देखने लगी। धिक्कार है दुनिया, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। अध्याय 1004 ब्लेज 4। तेज हवाएं और धमाकों की तेज आवाजें इस समय सुनने में सबसे आम हैं। आग का तूफान इनकलाब से पहले पूरे दिन तक रहा, और हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था कि उस दौरान उसे आश्रय मिल सके। विशेष रूप से लॉन्ग चेन और जूफांग, इन दोनों ने सुरक्षा अद्यतन के बजाय एक दूसरे को ढूंढ लिया। वे अपनी तलवारें खींचकर एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तलवारें उनके चारों ओर धधक रही थीं और अभौतिक आग की लपटों को काट रही थीं। उनके शरीर के अवशेष ही घायल थे, रोज के भागते समय थे, लेकिन उनके पास आराम की सुविधा नहीं थी। वे पहले ही थक गए थे, लेकिन उनके पास जहाज के रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा वे मानव क्षेत्र को शर्मसार कर देंगे। भाई, तुम क्या रुक सकते हो? लंबी चेन दहाड़ने लगा। उसकी आवाज हवा में डूब गई। बेशक। आप क्या सोचते हैं मैं कौन हूं? जूफांग ने उसे स्पष्ट रूप से तुच्छ उत्तर दिया। शिंग। उसकी तलवारें हवा में कट गईं, जिससे बर्फ की लहरें नरक में चली गईं और वह थोड़ा गिर गया। लैंग चेन स्टॉर्म को तोड़ने के इरादे से अपनी तलवारों का उपयोग करते हुए उसके साथ शामिल हो गए ताकि वे एक बार फिर सुरक्षा की ओर आगे बढ़े। धिक्कार है, लंबी चेन के अंदर ही अंदर गुस्सा हो गया। आपके सभी सुधारों के बावजूद वह अभी भी ऐसी स्थिति में फंस गया था। गवारा नहीं। स्वर्ग को कॉल कॉल सुनाना दो। एम्पायरियन ड्रैगन तलवारें। वह अपनी विशाल तलवारों को जमीन पर पटकते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। ओह! जैसे ही एक टाइटैनिक ड्रैगन की छाया दिखाई दी और उसने अपना मुंह खोला, एक भयानक भक्षक ने अपने ब्लेड को बाहर निकाला और एक भयंकर भक्षण करने वाली शक्ति को छोड़ दिया जिसने आसपास के लैपटॉप को घेर लिया। टारपीडो की तरह आग की लपटें ड्रैगन के मुंह में प्रवेश कर गईं और उसके पेट में बैठ गईं। लॉन्ग चेन अपने पेट में अपनी गर्मी महसूस कर सकती थी, जिससे वह अपना मुंह बंद करना चाहती थी। भाई चलो भागो, उन्होंने जल्दबाजी में देरी करते हुए कहा। जूफांग ने सिर हिलाया और तुरंत वेस्ट की ओर गोल दी। लॉन्ग चेन भी बहुत पीछे नहीं थी। ड्रैगन शैडो ने उन्हें काफी समय दिया। इसकी विनाशकारी शक्ति कई हजार मीटर तक फैली हुई थी,
जिससे दोनों के लिए एक बड़ा रास्ता साफ हो गया। हालांकि वे कितनी बुरी किस्मत थे, उनकी पहल के बावजूद उन्हें कोई आश्रय नहीं मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुआ। भयानक आग की लपटें चारों ओर से ज्वालामुखी कर सुनामी की तरह एक दूसरे से टकराईं। बल तेजी से फैल गया और भागते हुए जुड़कर पहुंच गया। भूमिगत जू फैंग जल्दी से चिल्लाया। उसने अपनी तलवारें जमीन पर गाड़ दी और मैना का एक स्पंदन नीचे की ओर भेजा। जमीन पर एक बड़ा गोला खोला गया। लंबी चेन उसके साथ कूद गई और उसने अपनी तलवारें भी धरती पर काट दीं। दोनों ने शरण की तलाश में जागरूकता फैलाई, लेकिन उनके पास समय नहीं था। वह आग की लपटों में घुसकर उन्हें घेर लिया गया, जिससे उनके मांस और हड्डियां जल गईं। अरेरग! धिक्कार है! जब दोनों ने चेतावनी दी, लेकिन अपने मन की कोशिश की तो वे दर्द से दहाड़ने लगे। लॉ की संक्षारण शक्ति केवल इसी लड़ाई की जिद के साथ भूखी दिख रही थी। निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जू फांग ने नामांकित से कहा। तब हम केवल लड़ सकते हैं और सम्मानपूर्वक मर सकते हैं। हम अपने साथियों और वरिष्ठों की उम्मीदों को निराश नहीं कर सकते, लॉन्ग चेन ने उत्तर दिया। जू फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ के दायरे से निष्कासित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सका। जीवित रहने के लिए संघर्ष करते समय जैसी कायरतापूर्ण मौत से मरने के बजाय वे यह सुनिश्चित करने के लिए बाहर के लोगों के लिए एक सुंदर शो का आयोजन करेंगे कि उन्हें कभी भी कम नहीं आंका जाएगा। दोनों ने एक साथ अपनी तलवारें उठाईं। उनकी लड़ाई की भावना आसपास के नरक से भी अधिक गर्मी से धधक रही थी। और उनके पास जो कुछ भी था, उसके साथ उन्होंने दुनिया का सामना किया। एक सुंदर बर्फीले प्रदर्शन ने दुनिया के आधे हिस्से को कवर किया, जबकि सोने के नृत्य ड्रैगन ने दूसरे हिस्से की शोभा बढ़ाई। उनके द्वारा उपयोग किए गए कानून न केवल रहस्यमय थे, बल्कि इतनी जटिलता से भरे हुए थे कि उनके मन को आग की लपटों से तुरंत जलने के बिना अस्तित्व में रहने की अनुमति मिलती थी। यह वास्तव में एक मजिस्ट्रियल प्रदर्शन था। बाहर से देखने वाले विशेषज्ञ पूरी तरह से प्रभावित हुए, और लॉन्ग चेन और जू फैंग दोनों जब तक जीवित रह सकते थे, देखने के लिए प्रसिद्ध नाम बन गए। उनके प्रदर्शन ने आग की लपटों की रोशनी को लगभग पूरी तरह से छीन लिया, लेकिन अंततः इसे समाप्त करना पड़ा। हर सेकंड इतने सारे शक्तिशाली हमले होने के कारण उनका मैना कुछ ही मिनटों में कम हो गया। और जब अंततः उनका मन खत्म हो गया, उन्होंने बिना किसी डर के आग की लपटों को देखा और उनके करीब आने वाली मौत को स्वीकार कर लिया। वाह! टकराना! लॉन्ग चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। रहस्यमय और चमत्कारिक ढंग से आग की लपटें दोनों के चारों ओर बनी अदृश्य दीवारों से टकराईं। हर तरफ दीवारों को जलाने की उनकी कोशिशों के बावजूद आग की लपटें उनकी सतह को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लॉन्ग चेन ने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन दीवारों के मन को महसूस किया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। यह हरामी, क्या तुम किसी पुराने दोस्त को ऐसे नमस्ते कहते हो? पुराना दोस्त? क्या आपका मतलब छोटा भाई नहीं है? होली लाइट टॉम के मध्य क्षेत्र में डेमियन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ नीचे किया और सिर हिलाया। वह लानत है, मुझे उससे और अधिक की उम्मीद थी। उनके शब्द निराशा के थे, लेकिन उनके चेहरे पर फैली मुस्कान ने उन्हें दूर कर दिया। वह कभी निराश कैसे हो सकता है? उनके साथी ग्रैंड असेंबली में आए लगभग हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को मात दे रहे थे,
जिनमें ब्रह्मांड में बड़ी स्थिति वाली महान ताकतों के लोग भी शामिल थे। मैं किसी और चीज से इतनी लंबी दूरी को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन सौभाग्य से डायमेंशनल पिंजरे सीधे प्राकृतिक स्थान को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह अलग है। नहीं तो उस बेवकूफ को इतनी जल्दी ही बाहर निकाल दिया गया होता। डेमियन की जागरूकता बेहद शक्तिशाली थी, जो होली लाइट स्टार के अधिकांश हिस्सों को घेरने के लिए पर्याप्त थी। जब उसे हवा में विचित्रता भरती हुई महसूस हुई, तो उसने स्थिति की जांच करने के लिए इसे फैलाया, लेकिन बाहर एक पूरी तरह से विनाशकारी माहौल पाया। डायमेंशनल केज ने उन्हें अंतरिक्ष के उन हिस्सों को बदलने की अनुमति दी जो पहले से ही वास्तविकता में मौजूद थे। इस प्रकार इसकी प्रभावी सीमा उनकी जागरूकता के भीतर कहीं भी थी। शरीर से किए जाने वाले सामान्य हमलों के लिए ऐसी दूरियां तब तक तय नहीं की जा सकती थीं जब तक कि डेमियन अपने और अपने लक्ष्य के बीच के रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट नहीं करना चाहता। केवल डायमेंशनल केज ही ऐसे अजीब सिद्धांतों पर संचालित होता है। रोज और रूलू को आश्रय मिल गया। एलेना भी अभी भी दूसरी कब्र में है और मुझे सुरेन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब वे दोनों सुरक्षित हैं, तो सब ठीक होना चाहिए, है ना? वह और जुएर जहां थे वहां से गर्मी महसूस भी नहीं कर सके, इसलिए वह वास्तव में स्थिति से प्रभावित होने के बारे में चिंतित नहीं थे। वर्तमान में जुएर होली लाइट टॉम के मुख्य अवसर को चुनौती दे रहा था, इसलिए डेमियन जो करना चाहता था वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इस समय कुछ भी उसकी और उसकी एकाग्रता दोनों को बर्बाद नहीं करेगा। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए काफी भाग्यशाली था, लेकिन उसकी धारणा में उनकी रूपरेखा देखकर ही वह उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहता था। ठीक है, इस आग के शांत होने के बाद हमें फिर से एकजुट होने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि जुएर को भी तब तक एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया तो वह रुक गया। क्या उनमें से 5 नहीं थे? समय लगभग संयोगपूर्ण था। अचानक डेमियन को अपने पैर के चारों ओर कुछ लिपटा हुआ महसूस हुआ। उसने सावधानी से नीचे देखा, तभी उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। यह तुम हो। उसने जो पाया वह कोई और नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की थी जो उसके पैर को ऐसे गले लगा रही थी जैसे कोई बेटी अपने पिता से अत्यधिक जुड़ी हुई हो। और वास्तव में वह स्पष्टीकरण वास्तविक स्थिति से बहुत अलग नहीं था, क्योंकि यह छोटी लड़की रेवा, जो ह्यूमन डोमेन की सेनाओं के साथ आई थी, वह कोई और नहीं बल्कि वह छोटी लड़की थी जो डेमियन के निफ्लहेम में रहने के दौरान अपनी बेटी के रूप में काम करती थी। क्या तमाशा चल रहा है? अध्याय 1005 बिखर गया। 1 डेमियन ने अपने पैर पर खड़ी छोटी लड़की को घूरकर देखा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे क्या करना है। वह यहाँ कैसे पहुंची? और वह क्यों आई? वह इन सवालों के जवाब पाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या यह वास्तव में संभव है। क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं? उसने अजीब ढंग से पूछा। रेवा ने बुझी और अनजान आंखों से सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? रेवा ने फिर सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति या व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अहम। डेमियन ने सचमुच अवाक होकर अपना चेहरा खुजाया। क्या मुझे उसे दुश्मन मानना चाहिए? मैं वास्तव में उसके खिलाफ सतर्क रहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। जिस तरह से वह सामने आई और उसकी धारणा से बचते हुए उससे लिपट गई, वह निश्चित रूप से चिंताजनक था। यदि वह वास्तव में दुश्मन होती, तो वह उस क्षण उसकी जान लेने का प्रयास कर सकती थी। लेकिन उसकी अनाक्रामकता उसकी शांति का कारण नहीं थी।
बल्कि यह उसके साथ एक अजीब संबंध था जिसे उसने महसूस किया, लगभग ऐसा जैसे कि वे एक ही स्रोत से हों। हालांकि वह शून्य का उत्पाद नहीं है। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ अगर ऐसा होता तो मुझे तुरंत पता चल जाता। इसके बाद निफ्लहेम की स्थिति बहुत तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गई और वह अंतः भ्रम और विनाश में अपनी इस नकली बेटी के बारे में भूल गया। अब जब उसने उसे दोबारा देखा और उस बंधन को महसूस किया तो उसकी जिज्ञासा एक बार फिर जाग उठी। क्या तुम्हें बोलना आता है? उसने पूछा। रेवा ने सिर हिलाया। डेमियन ने आह भरी। हाँ, मुझे पता चल गया। फिर क्या आप मुझे अपने मन के अंदर देखने की अनुमति देंगे? रेवा ने एक पल के लिए उसे देखा, सिर हिलाने से पहले थोड़ा सा सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ठुड्डी डेमियन के सामने उठा दी और जवाब में उसने धीरे से अपनी तर्जनी उसके माथे पर रख दी। शून्य मन की एक किरण उसके सिर में घुस गई और उसकी आध्यात्मिक दुनिया में घुसपैठ कर गई। उस क्षण यह तुरंत शून्यता की सांस में स्थानांतरित हो गया और उसकी यादों की ओर तैरने लगा। डेमियन को रेवा के मन के अंदर का दृश्य प्राप्त हुआ और सचमुच वह दृश्य का बिल्कुल भी अर्थ नहीं समझ सका। यह पूर्ण अराजकता क्या है? यहाँ तक कि ब्रीथ ऑफ नथिंगनेस को भी इसे नेविगेट करने में परेशानी हो रही है। रेवा की आध्यात्मिक दुनिया घूमती भंवरों के संग्रह से बनी थी, प्रत्येक की ताकत बाकी हिस्सों से टकराती थी और व्यावहारिक रूप से उनके बीच की किसी भी चीज को तोड़ देती थी। यह चमत्कार है कि वह जीवित भी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन को यकीन था कि कोई भी अन्य व्यक्ति ताकत या क्षमता की परवाह किए बिना वर्षों तक इस तरह की आध्यात्मिक पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रेवा की उम्र कितनी थी? हालांकि वह 10 साल से अधिक की नहीं दिखती थी, लेकिन वह वैसी ही दिखती थी जैसे कई साल पहले जब डेमियन उससे पहली बार मिला था। और उसकी आध्यात्मिक दुनिया की स्थिति से यह स्पष्ट था कि उसकी उम्र उसकी शक्ल सूरत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। वहां डेमियन को अंतः भंवरों के बीच एक संकीर्ण अंतर मिला, त्रिआयामी अंतरिक्ष में नहीं बल्कि 4 में। नहीं, वह सिर्फ चौथा आयाम है। अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं तो इस आध्यात्मिक दुनिया की संरचना बनाने वाले कम से कम 16 आयाम हैं। डेमियन ने चौथे, पांचवें, छठे और कई अन्य आयामों के माध्यम से ब्रेथ ऑफ नथिंगनेस का संचालन किया। प्रत्येक ने क्षय की स्थिति दिखाई जो बाकी से अलग थी। DSVL.CM पहले 3 आयामों से, जो कुल अराजकता का प्रतिनिधित्व करते थे, प्रत्येक कार्यवाही आयाम ने अधिक पूर्ण स्थिति दिखाई। 10वें आयाम तक डेमियन भौतिक संरचनाएं आसानी से बना सकता था, जो भटके हुए मलबे की तुलना में सबसे अच्छी थी। 13वें तक वे संरचनाएं छोटी चट्टानों और खगोलीय पिंडों में जम गईं। 15वीं तक अंतरिक्ष का आकार तेजी से बढ़ गया था और यह एक वास्तविक ब्रह्मांड जैसा दिखने लगा था। और अंततः 18वें ब्रह्मांड में डेमियन का ब्रह्मांड से ही सामना हुआ। हालांकि यह ब्रह्मांड ग्रैंड हेवंस सीमा नहीं है, डेमियन ने गंभीरता से सोचा। एक अशांत आह के साथ उसने रेवा की आध्यात्मिक दुनिया से शून्यता की सांस को बाहर निकाला और अपने दिमाग को वास्तविकता में लौटा दिया। उसने उस छोटी लड़की की ओर देखा जो अभी भी उसी अनजान भाव से उसे घूर रही थी। उसे उसकी यादें देखने की जरूरत नहीं थी। नहीं, वह उन्हें पहले ही देख चुका था। मुझे खेद है, उन्होंने थोड़ा दुखी होकर कहा। हालांकि रेवा ने केवल असमंजस में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा कि वह मूल रूप से क्या थी।
क्षय की कई परतों के पीछे बंद यादें कोड के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थीं जिन तक रेवा की पहुंच नहीं थी। और रेवा खुद भी इंसान नहीं थी। वह एक अवशेष है, उस टूटे हुए ब्रह्मांड का एक टुकड़ा जो किसी तरह बच गया और ग्रैंड हेवन सीमा तक पहुंच गया। डेमियन का दिमाग बिजली की गति से चलने लगा। शून्य आयामी जादू और सार्वभौमिक प्रवाह की अपनी समझ के साथ वह कुछ हद तक पता लगा सकता था कि उस समय क्या हुआ था। किसी तरह वह ब्रह्मांड नष्ट हो गया। इसे शून्य ने भस्म कर दिया था, लेकिन जानबूझकर या अनजाने में ब्रह्मांड ने स्वयं अपने कानून के एक हिस्से को विभाजित कर दिया और इसे बचाने की कोशिश की। सार्वभौमिक नियम का वह टुकड़ा शून्य से टकराया और किसी तरह उसे भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। उसने भौतिक शरीर कैसे प्राप्त किया यह अज्ञात है, जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि इस घटना में निश्चित रूप से कोई तीसरी ताकत शामिल थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा वह ग्रैंड हेवेंस सीमा तक कैसे पहुंची, यह भी एक चिंता का विषय था। फिर भी भले ही उसकी मुझसे मुलाकात में अनगिनत चमत्कार शामिल थे, स्वर्ग अभी भी न्यायसंगत है। उस घटना के परिणामस्वरूप उसने अपना अहंकार लगभग पूरी तरह खो दिया, एक खाली खोल बनकर रह गई जो केवल अपनी प्रवृत्ति का पालन कर सकती थी। और उस वृत्ति ने इसे डेमियन से जोड़ा, जो व्यावहारिक रूप से शून्य का प्रेरित था। वह शून्य का हिस्सा नहीं है, लेकिन शून्य ने उसकी रचना में सहायता की है। इतना ही नहीं, वह एक ब्रह्मांड का एक टुकड़ा भी है जो मेरी दिव्य सत्ता के अंतर्गत आता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बंधन इतना अस्तव्यस्त और अपठनीय था। डेमियन को नहीं पता था कि ब्रह्मांड में यह कितना सामान्य है, लेकिन वह एक दोहरे दर्जे का व्यक्ति था। मायावी और दुर्लभ दोनों वर्गों द्वारा उसके और रेवा के बीच संबंध बनाने के कारण उसके लिए इसे समझने में असमर्थ होना स्वाभाविक था। हालांकि अब जब उसे यह जानकारी पता थी, तो उसे इससे क्या लेना देना था। वह कोई अवतार नहीं है, वह सार्वभौमिक कानून का एक वास्तविक टुकड़ा है और उस पर एक विदेशी सार्वभौमिक कानून है। अगर मैं उसकी यादें बहाल कर सकूं, तो वह मेरे तीनों मुख्य व्यापक रास्तों में अमूल्य हो सकती है। एक दिव्य के रूप में, एक शून्यता लाने वाले के रूप में और सार्वभौमिक प्रवाह के अनुयायी के रूप में रेवा का अस्तित्व अत्यंत गहरा था। लेकिन अगर वह उसके पहले से ही नाजुक दिमाग को नुकसान पहुंचाए बिना उसके मानस में इतनी गहराई से हस्तक्षेप करना चाहता था। मुझे बीमा की जरूरत है। अंत में अपना मुंह खोलने और पूछने से पहले उसने झिझक के साथ रेवा की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि आप क्या हैं? रेवा ने इनकार में सिर हिला दिया। क्या आप जानना चाहते हैं? इस बार उसने उचित उत्तर नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे पता ही नहीं था कि वह क्या चाहती है। मेरे पास आपकी मदद करने का एक तरीका है, लेकिन पहले आपको मेरा अधीनस्थ बनना होगा। क्या आप इच्छुक हैं? रेवा की आंखों में अचानक बादल छा गए। चमक। जैसे ही वे चमकती आकाश गंगाओं के प्रकाश से भर गए, उनका स्पष्ट और नीरस स्वरूप बदल गया। और जैसे जैसे उनसे निकलने वाली रोशनी बढ़ती गई, वह लंबे लहराते सफेद बालों और सितारों से बने शरीर वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में साकार हो गई। कृपया उसकी रक्षा करें। तुम हो। प्रक्षेपण ने अपना सिर हिलाया और डेमियन की आंखें गंभीर हो गईं। मैं समझता हूं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि मेरे लिए उसे बांधने का क्या मतलब है ना? उसने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति में अत्यंत गंभीरता थी। मुझे आप पर विश्वास है। महिला आगे बढ़ी
उसका अलौकिक हाथ डेमियन के चेहरे पर लगभग ऐसे छू रहा था मानो वह मूर्त हो। और डेमियन की आंखें भी कुछ देर के लिए तारों की रोशनी में ढक गईं। जब वह वास्तविकता में वापस आया तो उसने हल्के से आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो वैसा ही होगा। डेमियन ने अपना हाथ फिर से बढ़ाया और अपनी पिछली कार्रवाई की नकल करते हुए रेवा के माथे में एक दिव्यमन धागा भेजा। हालांकि इस बार इसके पीछे का अर्थ कहीं अधिक जटिल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 1006 बिखर गया 2। जैसे ही दिव्यमन धागे का संपर्क हुआ, महिला का प्रक्षेपण गायब हो गया। डेमियन ने जाते समय केवल थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पर राहत देखी। उसने इसे अभी अनदेखा करना चुना। ब्रह्मांड के टुकड़े का बंधन, इसमें क्या शामिल था? पूरी ईमानदारी से कहें तो डेमियन को कोई अंदाजा नहीं था। यह तथ्य कि अन्य ब्रह्मांडों का अस्तित्व था, कई लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। इस ब्रह्मांड में मौजूद उनके टुकड़ों की तो बात ही छोड़ दें। मुझे संदेह है कि यह पहली बार है, लेकिन जिन लोगों को ब्रह्मांड के टुकड़े मिले हैं, वे उन्हें छिपाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और उनमें से कोई भी दिव्य नहीं था। बंधन प्रक्रिया समाप्त होते ही डेमियन ने व्यथित सांस छोड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंदर की ओर देखने लगा। वहां उन्हें वर्ल्ड कोर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर एक नई इकाई मिली। डेमियन के नियंत्रण में कई दुनियाओं के ऊपर बैठी एक रोम्बॉइड क्रिस्टलीय वस्तु थी जो इंद्रधनुषी रोशनी से चमकती थी, जो रेवा के बंधन का प्रतिनिधित्व करती थी। केवल इस नवनिर्मित बंधन से डेमियन को थोड़ा भी लाभ नहीं हुआ। वह कुटिलता से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि उसकी सील खोलने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि मैंने जो किया वह कितना पागलपन था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? एक सुंदरता की कृतज्ञता चुकाना सबसे कठिन ऋण है। उसके विचार उस स्त्री, टूटे हुए ब्रह्मांड के सच्चे सार्वभौमिक नियम की ओर वापस चले गए। उसने उसे क्या दिखाया था? कोई बात नहीं। आइए पहले ग्रैंड असेंबली से निपटें। उसने आंखें खोलीं और रेवा गायब हो गई थी। क्या उसका भौतिक शरीर इतना अस्थिर है? ऐसा लगता है कि वह उस क्रिस्टल के अंदर आराम कर रही होगी जब तक मैं उनमें से कुछ मोहरों को खोलने का प्रबंधन नहीं कर लेता। जैसा कि डेमियन ने मूल रूप से कहा था, कोई भी अपनी आध्यात्मिक दुनिया में इतनी भयानक क्षति के साथ जीवित नहीं रह सकता है। अपनी वास्तविक पहचान के बावजूद रेवा का भौतिक शरीर बिना किसी सहारे के उसके मन के दबाव को अधिक समय तक सहन करने में सक्षम नहीं होता। अब जब उसे शरण मिल गई है तो प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन वह अभी तक सुरक्षित नहीं है। डेमियन ने अंततः रेवा के मामले को किनारे कर दिया, क्योंकि यह ऐसा कुछ नहीं था जिस पर वह इस समय ध्यान केंद्रित कर सकता था, और अपना हाथ हवा में घुमाया। स्थान और समय की 1,00,000 से अधिक सुरक्षात्मक परतें बिखर गईं, जिससे डेमियन वास्तविक विमान में लौट आया। उसने उन्हें कब स्थापित किया था? निःसंदेह यही वह क्षण था जब उसने रेवा को देखा। उस पर इतनी सारी निगाहें होने के कारण उसकी हर हरकत सावधानी से करनी पड़ती थी। फिर भी अब जब वह बाहर था तो वह एक बार फिर सफेद और सोने की आभा वाले बादलों के बीच कमल की स्थिति में बैठे जुएर को देखकर प्रसन्न हो गया, जैसे कोई योद्धा बहादुरी और युद्ध से विजयी होकर लौटा हो। उसका यह मौका, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या था। वास्तव में उन्हें यकीन था कि मकबरे का केंद्रीय क्षेत्र एंजल्स से अछूता था, और जुएर वर्तमान में जो कुछ भी अनुभव कर रहा था वह मूल रहस्यवादी क्षेत्र का एक कारक था जिस पर पवित्र प्रकाश क्षेत्र बनाया गया था।
क्या एलेना को पहले भी कुछ ऐसा ही अनुभव नहीं हुआ था? डेमियन के पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन एंजल्स कभी भी मूल रहस्यवादी क्षेत्र की 2 कब्रों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। यह उनकी क्षमता का मामला नहीं था, बल्कि कब्रों का मामला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्योंकि रहस्यवादी क्षेत्र आंशिक रूप से ब्रह्मांड द्वारा ही बनाए गए थे, उनसे प्राप्त होने वाला सच्चा लाभ तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि उन्हें उनके उचित मालिक नहीं मिल जाते। मैं बस इतना कह सकता हूं कि उसे काफी फायदा हो रहा है। यह उसके लिए अपना रास्ता खोजने का अवसर भी हो सकता है। डेमियन ने कंधे उचकाए और पीछे बैठ गया, निरीक्षण करने लगा और सुनिश्चित करने लगा कि कुछ भी गलत न हो। वैसे भी इसे एक तरफ रखते हुए यह 2 महीने तक चलने वाला है। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, मुझे डर है कि यह घटना जल्द ही समाप्त हो जाएगी। वह मन ही मन मुस्कुराया। वह क्या कह सकता था? ग्रैंड हेवंस बाउंड्री की ताकतों ने इस बार वास्तव में युवा पीढ़ी को कम आका। आशा करते हैं कि वह जल्दी ही काम पूरा कर लेगी। बाहर निकाले जाने से पहले मैं अभी भी कुछ और मौजमस्ती करना चाहता हूं। उनकी जागरूकता पवित्र प्रकाश मकबरे की सीमा से परे फैल गई। उसकी आंखों में आग का तूफान वातावरण में इस तरह फीका पड़ गया मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। पूरे 1 दिन और रात तक उत्पात मचाने के बाद वह बिना किसी इच्छा या महत्वाकांक्षा के गुजरते पथिक की तरह हवा में गायब हो गया। होली लाइट स्टार के सभी कोनों में प्रतिभाशाली लोगों ने अपने विभिन्न छिपने के स्थानों से अपना सिर बाहर निकाला, उज्ज्वल सूरज और खतरे से गुजरते हुए। यह राहत का क्षण था, लेकिन यह ऐसा नहीं था जिसे संजोया जाए। सब लोग तुरंत इकट्ठा हो जाओ। ह्यूमन डोमेन की प्रतिभाओं के कानों में एक संदेश घुस गया। 4 घंटों के भीतर 3 प्रतिभाएं अपने मूल मिलन स्थल पर एकत्रित हुईं। वास्तव में वे इससे बहुत दूर नहीं थे, लेकिन अराजकता के बाद खुद को उन्मुख करने और अपनी स्थिति को समझने में समय लगा। फिर भी जैसे ही वे तीनों मिलन स्थल पर पहुंचे, जू फैंग सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे। दीदी, इस बार आपने हमें क्यों बुलाया? उसने रुयू की ओर देखते हुए पूछा। रुयू ने अपनी आंखें घुमा लीं। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। तुम अब भी मुझे जू कबीले का हिस्सा मानना चाहते हो? जैसे ही उसकी कनपटी से पसीना टपकने लगा, जू फैंग ने आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर कर दिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जो कबीला बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। मुझे उस जगह से कोई लगाव नहीं है। तब अहम लिटिल युवान, उसके बारे में बात मत करो। वैसे भी चलो इसे अभी छोड़ दें। हमारे पास चर्चा करने के लिए और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और यदि यह आप हैं, तो सम्मान का एकमात्र कारण संकट होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुयू ने गंभीरता से दोनों व्यक्तियों की ओर देखते हुए सिर हिलाया। सबसे पहले, आग्नेयास्त्र के गुजरने के बाद से वातावरण में बुरी आभा की सघनता काफी बढ़ गई है। पूर्व से आने वाली रक्त की गंध बेहद चिंताजनक है। अगर मैं सही हूं, तो जल्द ही एक पशु ज्वार आएगा। एहसास में लॉन्ग चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। आग के तूफान ने सिर्फ जान नहीं ली, इसने पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्षेत्र के प्रत्येक जानवर को घर से वंचित कर दिया गया है। हालांकि उनमें से कितने ज्वार से बच सके? जू फैंग ने अपना सिर हिलाया और बातचीत में शामिल हो गया। यह मामला नहीं है। सतह पर मौजूद सभी जानवर संभवतः मर गए हैं। दूसरी ओर भूमिगत दुनिया।
सही है, रुयु ने सिर हिलाया। यह मुझे मेरी दूसरी चिंता की ओर ले जाता है। उसकी आंखें कठोर हो गईं। मुझे डर है कि रोज भूमिगत दुनिया में फंस गई है। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उसके साथियों के चेहरे पर प्रतिबिंबित हुई। उन्हें उसकी बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने यह सवाल किया कि उसे यह जानकारी कैसे पता चली, क्योंकि रोज और रूलू के बीच बहनापा का बंधन कुछ ऐसा था जिसे इनमें से कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सका। उन्हें हमेशा इस बात की पूरी समझ होती थी कि दूसरा क्या सोच रहा है, और यह क्षमता स्वयं वास्तविकता से परे लगती थी। अगर रूलू को लगा कि रोज खतरे में है और उस समय भूमिगत दुनिया में, तो ऐसा ही हो सकता था। हमें पहले उसे ढूंढना होगा। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह कहाँ है? लॉन्ग चेन ने पूछा। रूलू ने एक बार फिर सिर हिलाया। हाँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस समय रोज हमारे पैरों के नीचे लगभग 10,000 मीटर होना चाहिए। शियाइंग। 3 हथियारों के एक साथ खींचे जाने की आवाज हवा में गूंज उठी। तो फिर चलो काम पर लग जाएं। टकराना, टकराना, टकराना। तुरंत एक गड्ढा बन गया और कुछ ही सेकंड में वह टूटकर एक गुफा में तब्दील हो गया। टकराना, टकराना, टकराना। उग्र प्रभावों ने कई प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उन लोगों के पास जाने की हिम्मत कौन करेगा जो जमीन पर इतनी ताकत लगा सकते हैं? इन पागल लोगों से हर कीमत पर बचना था। इस वातावरण के तहत मानव डोमेन प्रतिभाओं ने पृथ्वी में लगभग 4,000 मीटर तक सुरंग खोदी। अंतत टकराना। रुयु का भाला चट्टान से टकराया, जिससे वह अंदर की ओर ढह गया। तीनों उसी गहरी खाई से गिरे जिसका अनुभव रोज ने किया था, लेकिन उसके विपरीत वे नीचे से आने वाली प्रकाश की हल्की सी चमक को देखने में सक्षम थे। वहाँ है वह, रुयु ने राहत की सांस लेते हुए सोचा। जैसे ही उसने अपनी गिरने की गति को सक्रिय रूप से बढ़ाने के लिए मन का उपयोग किया, उसकी अभिव्यक्ति तेज हो गई। युद्ध की तैयारी, वह जोर से चिल्लाई। जब हम उतरें तो तुरंत सब कुछ नष्ट कर दें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 1007 ज्वार 1। सिव। वाह! एक पृष्ठभूमि एक जमीनी गुफा के अंधेरे में घूम गई, लगभग इतना बड़ा कि उसे अपनी ही दुनिया माना जा सके। इसकी जीवंत और सुंदर घाटी, फिर भी इसमें राष्ट्रीयता का एक तत्व था जिसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। निश्चय पर तब जब उस व्यक्ति के हाथ में बड़ी सी दरांती पर विचार किया जा रहा हो। हर रोज इसी बात का एहसास होता था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। यह केवल उनके द्वारा तैयार किए गए भवन का कारण नहीं था, बल्कि उनके निकट मौजूद विशेष छात्रों का कारण था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सभी व्यावसायिक व्यवसायों को देख सकता है और उनकी सहायता ले सकता है, उसे अपने स्वयं के सकारात्मक भाग्य की मात्रा कितनी मिल सकती है। रोज ने चरम सीमा का अच्छा अनुभव किया था, और कोयले के मन में गिरना कोई नई बात नहीं थी। यह विशिष्ट स्थिति वह पहले 3 बार अनुभव कर चुकी थी। केवल यह कहीं अधिक खतरनाक था। सिउ, सिउ, सिउ। हवा में उड़ने वाले प्रक्षेप्य तेज धार वाले सफेद तिरंगे के गोले थे। देखिए, आप में मजबूत थे, लेकिन जब उन्हें समूहीकृत किया गया तो उनके काटने की शक्ति से किसी भी चौथे वर्ग के खेल को आसानी से धराशायी किया जा सकता था। रोज ने प्रक्षेप्य से बचने के लिए अपनी गति का उपयोग करते हुए फ्लिप किया और अपनी दरांती से अत्यंत अज्ञात के साथ हवा में युद्ध किया। उछाल। उसकी हंसिया एक विशाल मकड़ी के सिर में घुस गई, जिसका आकार लगभग एक अर्धट्रक चला गया था।
इसकी नीली रक्त हवा में खराबी आ गई, जो हवा के साथ संपर्क में तेजी से आई। सक। गुलाब ने अपनी जीभ चटकाई और मकड़ी से छलांग लगाई, अपने चेहरे से खून की छड़ी लगाई और जीते। लानत है, इन लोगों का खून भी है जादूगर। रोज कई 100 मीटर पीछे चली गई। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और एक विशाल तूफान पैदा किया जिसने अंतरिक्ष को चीर दिया। बूम, बूम, बूम। विस्फोट बहरा कर देने वाले थे और क्षेत्र की संरचना के टूटने से शोर और भी अधिक भयावह हो गया। फिर भी रोज को इस बात का पूरा एहसास था कि उसके हमले से ज्यादा वास्तविक क्षति नहीं हुई है। DSVL.com जब वह पहली बार इस गुफा में दाखिल हुई तो इसमें 10,000 से अधिक जानवर थे। जैसे ही वह उनसे लड़ने के लिए मजबूर हुई, उसे एहसास हुआ कि इन जानवरों में से एक भी उससे कमजोर नहीं था। सबसे निचले स्तर के जानवर अभी भी स्तर 375 थे और उनकी असली ताकत उस स्तर को पूरी तरह से पार कर गई थी। मैंने लगभग 1,000 लोगों को मार डाला है, लेकिन मैंने यहाँ बहुत सारी गोलियां खा ली हैं। यह जीवन है या मृत्यु, इसलिए यह मितव्ययी होने का समय नहीं है, लेकिन मेरे पास और क्या विकल्प है? यदि मैं अपने आप को जरूरत के मुताबिक पूरा कर लूं, तो मैं इस मुठभेड़ से बच नहीं पाऊंगा। उसकी आंखें कठोर हो गई थीं, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा की तरह उज्जवल थी। फिर भी यह एक ऐसी सेटिंग है जहां मैं थोड़ा अधिक गंभीर हो सकता हूं। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं आजमाना चाहता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रोज की भ्रम की शक्ति उसका सबसे मजबूत पक्ष थी, लेकिन यह उसकी एकमात्र विशेषज्ञता नहीं थी। वह हमेशा अपनी आंखों को उन्नत करने की कोशिश कर रही थी, उस सुंदर दृश्य का अनुसरण करते हुए जो उसने उन सभी वर्षों पहले शाश्वत गुप्त क्षेत्र में देखा था। दुर्भाग्य से उसकी पुतलियों की शक्ति का यूं ही परीक्षण नहीं किया जा सका, क्योंकि उनका गलत उपयोग लोगों के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, यहाँ तक कि उन लोगों के जीवन को भी जिन्हें वह लक्षित नहीं करना चाहती थी। उनकी मां की कहानी इसका एक प्रमुख उदाहरण थी। मानव क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली जानवर नहीं थे, केवल गद्दार और घटिया लोग थे जो हमें नीचे ला रहे थे। अब जबकि मेरे सामने कुछ प्रमुख परीक्षा विषय हैं। जब वह हवा में खड़ी थी, तो सुंदर सुनहरी रोशनी में चमकते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जो दुनिया देखी वह बदल गई। प्रत्येक जानवर भूरे धागों का एक उलझा हुआ ढेर बन गया, जबकि कई रंगीन धागों ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ा, जिससे रिश्तों का एक जाल तैयार हुआ जो इस गुफा द्वारा बनाए गए पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करता था। यह वेब महत्वपूर्ण जानकारी थी। रोज को तुरंत पता चला कि ये जानवर एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी विशिष्ट भूमिकाएं भी। जब किसी बाहरी व्यक्ति ने उनकी शांति भंग की तो उन्होंने जो एकजुटता दिखाई, उसके बावजूद वे वास्तव में काफी विभाजित थे। इस ज्ञान के साथ संभावनाएं अनंत हो गईं। चलो थोड़ा खेलें। रोज ने आपस में गुंथे हुए तारों को देखा और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, 2 तारों को अपनी उंगलियों के बीच दबाया और थोड़ा खींचा। स्नैप। उन तारों के टूटने की आवाज बहरा कर देने वाली थी। गुलाब की आंखें तुरंत अपने सामान्य रंग में लौट आईं और उसके शरीर का मन शून्य हो गया। हालांकि जैसे ही उसने अपने सिस्टम को फिर से भरने के लिए बहुत सारी गोलियां लीं, एक बदलाव आया। बज़, बज़। गुफा की गहराइयों से एक भयंकर भिनभिनाहट निकल रही थी। वहां असामान्य रूप से बड़े काले ततैया जैसे जीवों का एक समूह एक शव के चारों ओर जमा हो गया। यह एक मकड़ी की क्षतविक्षत लाश थी,
लेकिन पास में उसी तरह की कई बुरी तरह से क्षतविक्षत लाशें थीं। स्थिति स्पष्ट थी। इन मकड़ियों ने ततैया के दसियों लार्वा को मारने के लिए उनमें से एक की बलि दे दी। स्क्री। बाकियों से दोगुने आकार के ततैया ने भयानक चीख निकाली। ध्वनि तरंग गुफा से होकर उछली और कई गुना बढ़ गई। बस अत्यंत तीव्र पंखों की गड़गड़ाहट से गुफा भर गई। असंख्य ततैया छाया से प्रकट हुईं और एक साथ उन्होंने मकड़ियों पर चौतरफा हमला बोल दिया। गुलाब गुफा के एक अलग कोने में लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई, मुश्किल से फिर से संभली और मुस्कुराई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि यह काम करता है, हालांकि कीमत थोड़ी अधिक है। उसने अपना सिर हिलाया और फिर से चलने लगी। उसकी दरांती उसके हाथों में आ गई और वह फिर से युद्ध के मैदान में उतर गई। ततैया और मकड़ियां एक दूसरे को मार डालेंगी और रोज को मिलने वाले लंबी दूरी और हवाई खतरों को खत्म कर देंगी, लेकिन उसे अभी भी जमीन पर हर दूसरे जानवर से निपटना होगा। कीड़े, स्तनधारी, सरीसृप और हर प्रकार के प्राणी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है, कुछ मात्रा में मौजूद थे, लेकिन अधिकांश संख्या में कीड़े मकोड़े मौजूद थे। इसके बाद मैं देखे गए एक भी बग को नहीं छोड़ रहा हूं। गुलाब मौत का बवंडर बन गया। उसकी दरांती, शुद्ध शारीरिक बल द्वारा समर्थित और मन को मजबूत करने का मामूली सा निशान, आश्चर्यजनक दर से दुश्मनों पर वार करती है। शायद यह दर प्रति मिनट 1 या 2 ही थी, लेकिन दुश्मनों की ताकत को देखते हुए यह बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। रोज इसे अपने भीतर महसूस कर सकती थी। हर गुजरते पल के साथ वह खुद को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी। चिंगारियां हवा में उड़ी और एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। रोज के हाथ बारी बारी से दरांती चलाने लगे। गैरकजे वाले हाथ हवा में तैरते रहे, जानवरों की विशाल भीड़ को प्रबंधनीय भागों में अलग करने और अपने दुश्मनों को व्यक्तिगत रूप से हमला करने का मौका मिलने से पहले अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए वास्तविकता में हेरफेर किया। इस दौरान बिना ज्यादा खाली जमीन वाले इस स्थान में मूल रूप से सिर्फ सैनिकों और ततैयों के साथ शुरू हुआ विद्वेष युद्ध। इसमें कई अन्य जानवर भी शामिल थे, जब तक कि यह भूमिगत गुफा के जानवर जनजातियों के बीच पूरी तरह से हाथापाई नहीं बन गया। इस दर पर रोज को स्थिति को प्रबंधित करने में कोई परेशानी नहीं होगी, जब तक कि वह सावधानी से काम करती। और बूम! छत गिर गई। टकराना, 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 टकराना। 3 वस्तुएं ठोस जमीन से टकराईं, जिससे धूल के बड़े बड़े बादल उठे और दसियों जानवर वापस उसी झुंड में फेंक दिए जहां से वे आए थे। हम। गुलाब का ध्यान उस ओर गया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा अंकित थी। वह भाव क्षण भर में ही मुस्कान में बदल गया। हे, इससे पहले कि मैं कुछ मजा कर पाता, आप आ गए। क्या आपने मुझे इतना याद किया? उसने समूह की ओर अपनी आवाज प्रक्षेपित करते हुए कहा। बकवास! तुम्हें तब तक मरने की इजाजत नहीं है जब तक मैं तुमसे पूरी तरह आगे नहीं निकल जाता। धुएं के भीतर से एक और आवाज आई। चीकू। गुलाब मुस्कुराहट के साथ बुदबुदाया। हम्फ। रूयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना ध्यान गुलाब से हटाकर वर्तमान स्थिति की ओर लगाया। जानवर सतह पर ज्वार भाटा करते हैं और जानवर भूमिगत ज्वार भाटा करते हैं। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। एक और शब्द कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सबसे पहले ही ऑर्डर डिलीवर किया था। तब तक मारो जब तक मारने के लिए कुछ न बचो। अध्याय 1008 ज्वार 2।
रू और बाकी लोगों के युद्ध में शामिल होने से रोज का भार बहुत कम हो गया। आखिरकार ये तीनों भी समान रूप से उपयुक्त थे और उनकी उपस्थिति में वह अपने छात्रों की सुरक्षित शक्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। जैसे कि रुयू, सुदूर समुद्र तट में जाओ और वहां के फाकों की देखभाल करो। उस स्थान की अंधेरी आह बेहद घुटने वाली भूत है और सभी रेस्तरां इनसे संबंधित हैं। वहां कुछ शत्रुतापूर्ण और कुछ समुद्री जीव हैं, केवल इसलिए तब तक मारें जब तक आप वश में न हो सके। में रुयू ने बिना किसी पूछताछ के सिरहाया और चल दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस समय इस तरह का अच्छा अभ्यास किया गया था। जहां तक आप दोनों की है, अलग अलग दिशाओं में बात, ज़ूफेंग, आप कीड़े ले लो। दोनों ने रू के उदाहरण की खोज की और चले गए। लंबी श्रृंखला के पास बहुत अधिक प्लास्टर शक्ति थी, इसलिए बिना कठोर वाले कीड़ों को कुचलने के लिए उपयोग करना सबसे अच्छा था। दूसरी ओर ज़ूफांग के पास भारी कटर की शक्ति थी जो कारपेस को विस्मृति में काट सकती थी। त्रिया को उनके स्थित स्थान पर देखने के बाद रोज ने सिरिया हिलाया। अच्छा, वे युद्ध का ध्यान रख सकते हैं। अब मेरा काम होना चाहिए। वह एक बार फिर से हवाई यात्रा के लिए एक प्रमाणित स्थान हासिल करने में सफल रही, जहां से वह पूरी युद्ध स्थिति देख सकी। और एक बार जब उसने इसे अपने दिमाग में मैप कर लिया, तो उसने अपने हाथों को खाली जगह में घुमाया जैसे कि वह सबसे उत्कृष्ट सिम्फनी का संचालन कर रही हो। क्या यह हकीकत थी या भ्रम? यहाँ तक कि उनके सहयोगी भी कभी नहीं बता पाए कि उन्होंने कब अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। गुफा दर्जनों कमरों में विभाजित है, प्रत्येक कमरे सुरंगों की एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। जबकि संरचना स्वयं सरल थी, इसके पीछे यांत्रिकी कुछ भी नहीं थी। रोज के सटीक नियंत्रण में प्रत्येक कमरा केवल विरोधी जनजातियों के जानवरों से भरा हुआ था जो एक दूसरे से लड़ते थे। कमरों में लगातार फेरबदल किया जाता था और उनके द्वारा घेरने वाली जगह की मात्रा हर कुछ सेकंड में बदलती रहती थी। दुश्मन के लिए कोई स्थिरता नहीं थी, लेकिन जो लोग इस संरचना के भीतर लड़े थे वे अच्छी तरह से जानते थे। वे पहले से ही रोज के इल्यूसरी थ्रोन डोमेन के अंदर थे। रोज वास्तव में इस क्षेत्र में जैसा चाहती थी वैसा कर सकती थी, लेकिन उसकी हरकतें एक बेहद लंबे अनुक्रम का हिस्सा थीं जो अक्सर दोहराई नहीं जाती थी, एक ऐसा क्रम जिसका आसानी से तब तक पालन नहीं किया जा सकता था जब तक कि लड़ाई काफी हद तक लंबी न हो जाए। लेकिन ये प्रतिभाएं, जिन्होंने लंबे समय से रोज के हेरफेर के पैटर्न को याद किया था, अपने दुश्मनों को उसी समझ तक पहुंचने की अनुमति क्यों देंगे? यह मुख्य रूप से लॉन्ग चेन और ज़ूफेंग थे। दोनों एक दूसरे कमरों में चले गए और इन जनजातियों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में अराजकता पैदा कर दी, महत्व रखने वाले जानवरों की हत्या कर दी और दुश्मनी भड़का दी। रुयू का काम अलग था। उसे जो स्थान दिया गया था वह मुख्य भूलभुलिया के विभिन्न कानूनों के तहत काम कर रहा था। ये नियम इस ब्रह्मांड में केवल रोज और रुयू ही जानते थे। वर्तमान में रुयू अंधेरे के बीच ऐसे घूम रही थी जैसे कि वह उसका सबसे करीबी दोस्त हो। जैसा कि रोज ने कहा, उसके आसपास की प्रजातियां अजीब थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उन्होंने उसकी उपस्थिति के प्रति जबरदस्त शत्रुता दिखाई, लेकिन वे हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़े, लगभग ऐसा जैसे कि वे किसी चीज से सावधान थे। केवल उन्हीं को मारे जिन्हें वश में नहीं किया जा सकता। आप पालतू जानवरों से क्या करने की उम्मीद करते हैं? रुयू ने मन ही मन सोचा। रोज जो चाहता था वह इन जानवरों के साथ स्थायी बंधन नहीं बनाना था जैसा कि डेमियन ने ज़ारा के साथ किया था।
वह चाहती थी कि रुयु इन जानवरों को नियंत्रित और उन पर हावी हो ताकि बाद में उनका इस्तेमाल किया जा सके। एकमात्र प्रश्न यह था, किस लिए? कोई बात नहीं, मैं उसके मन को कभी नहीं समझ पाया। रुयु ने विचार छोड़ दिया और अपना हाथ हवा में उठाया, अपने मन को बुलाया और उसे वायुमंडल में फैला दिया। यिन का मन एक शक्तिशाली शक्ति थी। कुछ लोग यिन और यांग को केवल मानवीय अवधारणाएं मानते थे, जो सार्वभौमिक कानून को समझाने के लिए बनाई गई थीं। दूसरों ने यिन और यांग को सार्वभौमिक शक्तियों के शिखर के रूप में देखा, सिक्के के दो पहलू जिनसे अन्य सभी कानून और अवधारणाएं उभरीं। वास्तव में ब्रह्मांड में यिन और यांग की भूमिका पूरी तरह से ज्ञात नहीं थी, क्योंकि इन तत्वों को उनके कच्चे रूप में उपयोग करते समय बहुत से विशेषज्ञ सामने नहीं आए थे। हालांकि रुयु को पता था, यिन के मन में अनकही शक्ति थी। वे सभी प्राणी जो इसकी छत्रछाया में अस्तित्व में थे, वो लगभग ड्रैगन की तरह अपने से अधिक शक्तिशाली यिन की सेना के अधीन समर्पण करेंगे। रुयु के मन ने वातावरण में एक भयानक दमन डाला, जिसने आसपास के हर यिन जिम्मेदार जानवर को अपने घुटनों पर मजबूर कर दिया। उसकी नजरें आसपास के वातावरण को घूरती रहीं, हर उस इकाई को चुनती रहीं जो उसके दबाव के खिलाफ संघर्ष करती थी और भागने की कोशिश करती थी। और कुछ ही सेकंड में पाह 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 ये जानवर जवाबी लड़ाई का मौका दिए बिना ही विस्फोट कर गए। रुयु को अभी हाल ही में यिन के लचीलेपन और शांत स्वभाव की याद आई। इस बिंदु तक वह इसके दूसरे चेहरे का उपयोग करने की अपनी क्षमता को निखार रही थी। पूर्ण दमन। बैप्टिस्ट पूरा करने पर उसे जो कक्षा मिली वह यिन स्पिरिट क्वीन थी और परोपकारी शासक जैसी कोई चीज नहीं थी। यदि वह वास्तव में यिन के कानून पर शासन करना चाहती थी, तो उसे सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए क्रूरता और निर्णय की आवश्यकता थी। दूर से रोज ने मुस्कुराते हुए उसका प्रदर्शन देखा। बेवकूफ बहन, क्या तुम्हें थोड़ा और शालीन होना नहीं सीखना चाहिए? उसने खुशी से मजाक किया। उसके साथियों की सहायता से इस गुफा को साफ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और अंततः जब उन जानवरों का सफाया हो गया, तो वे यह पता लगाने में सक्षम हो गए कि इस स्थान में कितना बड़ा खजाना मौजूद था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जगह को साफ करने के लिए किए गए सभी प्रयासों के साथ वहां एक होना ही था। सही। रोज आमतौर पर उनके समूह में एक था जो रणनीतिक निर्णय लेता था और न जाने क्या क्या। हालांकि इस बार रुयु वह था जिसने बहुत ही सटीक भविष्यवाणी की थी। होली लाइट स्टार का आसमान पहले से ही पिछले आग के तूफान के धुएं से काला हो गया था और पर्यावरण भी लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यदि यह पृथ्वी में जीवंत प्राणिक आभा के लिए नहीं होता, तो कोई यह विश्वास करता कि यह तारा पूरी तरह से बंजर था और जीवन का समर्थन करने में असमर्थ था। गड़गड़ाहट, भूकंप। आग लगने के बाद के सन्नाटे में यह अविश्वसनीय रूप से ध्यान देने योग्य था। एक भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने इस पर ध्यान न दिया हो। हजारों पहरेदार एक साथ ऊपर चढ़ गए। पिछली आपदा के अनुभव के बाद वे अगली आपदा को हल्के में लेने की योजना नहीं बना रहे थे। गड़गड़ाहट। धरती की गड़गड़ाहट और भी भयंकर हो गई। इसकी उत्पत्ति किसी एक विशिष्ट स्रोत से नहीं, बल्कि संपूर्ण भूमि से हुई है। और कई क्षणों के झटकों के बाद टकराना। क्षितिज पर धूल का गुबार उठ गया। उसके साथ ही एक छायादार आकृति आकाश में उठी। रोआ। इससे एक गगनभेदी गर्जना हुई जिससे चारों ओर का आकाश बिखर गया। यह एक अजगर था।
एक सच्चा ड्रैगन जिसका दबाव पूरे देश में फैल गया और उन सभी के दिलों में डर पैदा हो गया जिन्होंने उसकी राजसी चाल देखी। यह अनेकों में से पहला था। टकराना, 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 टकराना। पवित्र प्रकाश सितारों के पार पृथ्वी के कुछ हिस्से फट गए और जानवर नीचे से ऊपर उठ गए। दूसरी विपत्ति, जानवरों की विपत्ति शुरू हो रही थी। और उसी समय कई और सेनाएं लक्ज़ूरियन पहुंची। होली लाइट स्टार से अनगिनत प्रतिभाओं को हटा दिया गया, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए उतनी ही या उससे भी बड़ी संख्या हमेशा मौजूद थी। अभी तक शायद इस समय क्षेत्र में प्रवेश करना इतना अच्छा विचार नहीं था। आखिरकार अधिकांश के लिए यह केवल असाधारण और अत्यधिक तेज हार का कारण बनेगा। अध्याय 1009 ज्वार 3। आग का तूफान एक दिन तक चला, जिसने दूसरी विपत्ति आने पर लोगों को झकझोर कर रख दिया आशा दी। हालांकि पशु ज्वार इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ। पूरे 2 सप्ताह तक चली भव्य सभा के पहले महीने के अंत तक इन दो में कई नायक उभरे और उनकी अधिक से अधिक प्रतिभाओं को पात्रों से बाहर कर दिया गया। छोटी ताकतें और जो कुछ चेहरे और संबंध बनाने के लिए आई थीं, उन्हें ज्यादातर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह कई बड़ी ताकतों ने आखिरकार लक्जरी में अपना आगमन किया। ये सेनाएं ज्यादातर पवित्र भूमि पर प्रभाव वाली थीं, जैसे कि फॉलन स्टार होली लैंड, साथ ही स्वर्ग की सेना से जुड़े व्यक्तिगत उच्च कमांडर और जल्लाद। दैवीय क्षेत्र की एकमात्र शक्ति रक्त असुर पवित्र भूमि अभी भी विद्यमान नहीं थी, लेकिन यह असामान्य नहीं थी। ब्रह्मांडों की बड़ी सेनाओं में से रक्त असुर पवित्र भूमि को व्यापक रूप से सबसे विशाल और दबंगों के रूप में जाना जाता था। यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय वंश का सामना करने के समय भी उन्होंने अपना वही व्यवहार कायम रखा। जिस खलनायक ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वह सबसे अधिक मायावी थी। प्रिज्मीय सूर्य पवित्र भूमि। उसी तरह से दानव सीलिंग पेंथ बड़ी प्रतिष्ठा के साथ अनुभव में था, लेकिन दुनिया के लिए भी अज्ञात था। प्राइस स्टूडेंट सन होली लैंड ने अभी तक भी सबसे महत्वपूर्ण मूर्तिकला के बाहर अपना सिर प्रदर्शित नहीं किया है। उनके बीच का सार यह था कि डेमन सीलिंग पेंथियन का एक समय में केवल एक ही उत्तराधिकारी हुआ था, जबकि प्रिस कंसल्ट्रेट सन होली लैंड रिन्यूअल स्पीयर्स के बीच एक बड़ा प्रभाव था। इस पवित्र भूमि की 5 प्रतिभाएं सभी महिलाएं थीं, जो पर्दा और मोटे कपड़े पहने हुए थीं, जिससे उनकी उपस्थिति उन लोगों से छिप जाती थी जो उन्हें देखते थे। अजीब बात है कि इस परिधान ने भीड़ में देवताओं की निगाहों को भी विकर्षित कर दिया, जिससे उनके परिधानों को देवरैंक की कलाकृतियों के रूप में चिह्नित किया गया। इतनी सारी दुर्लभ कलाकृतियों को अपने पास रखना और उन्हें नियमित कपड़ों के रूप में उपयोग करना शक्ति का एक सच्चा प्रदर्शन था। इन 5 महिलाओं के कपड़ों ने उनका ध्यान नहीं खींचा, बल्कि होली लाइट स्टार में प्रवेश करने के बाद यह उनका प्रदर्शन था। सीधे शब्दों में कहें तो वे ह्यूमन डोमेन के शानदार प्रदर्शन के बराबर खड़े थे और उन विशेषज्ञों की नज़र में सुरेन और डेमियन से बस एक कदम नीचे थे। फिर भी 2 सप्ताह का समय बहुत बड़ा था। उपरोक्त प्रभावों के अलावा 10 और पवित्र भूमि और सैकड़ों छोटी सेनाएं थीं, जिनकी प्रतिभाओं ने होली लाइट स्टार की आबादी को 20,000 से अधिक तक बढ़ा दिया। उस समय के दौरान ह्यूमन डोमेन की प्रतिभाओं ने क्या किया, जब इन नवागंतुकों ने सुर्खियां बटोरी? रोज रुयू, लॉन चेन और जूफैंग इस समय गहरे भूमिगत थे। लगातार 2 हफ्तों तक वे उस विशाल गुफा से जुड़ी दुनिया की खोज कर रहे थे जिसमें रोज पहली बार उतरा था। उनका मूल लक्ष्य गुफा में छिपे खजाने को ढूंढना था, लेकिन उन्हें यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि वहां कुछ भी नहीं था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी ओर 16 छिपी हुई सुरंगें थीं, जिनके कारण पृथ्वी के भीतर पूरी तरह से अलग अलग सुरंग प्रणालियां बनी जो बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ी थीं। प्रत्येक ने अलग अलग जानवरों और अलग अलग खतरों को जन्म दिया, लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले वाले की पूरी तरह से खोज करने के बाद सीखा, प्रत्येक सुरंग प्रणाली खजाने से भरी हुई थी। विभिन्न उपयोगों के साथ कैओस रैंक के खजाने और यहां तक कि मजबूत आभा वाले खतरनाक क्षेत्रों में भी भगवान रैंक के खजाने के अस्तित्व का संकेत मिलता है, जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक इस गुफा प्रणाली में रहना पड़ता है। उनकी रणनीति सरल थी। कैओस रैंक के खजाने के लिए वे अलग हो गए और व्यक्तिगत रूप से काम किया। जब भी उन्हें किसी मजबूत खजाने के संकेत मिले, उन्होंने उस क्षेत्र को चिह्नित किया और उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वे एक समूह के रूप में उन सभी को लगातार चुनौती दे सकें। यह एक महान योजना थी जिसने उन्हें अपने द्वारा पाए गए प्रत्येक खजाने पर व्यवस्थित रूप से दावा करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही इस सामान्य आंदोलन ने उनकी गति को धीमा कर दिया और उन पर निगाहें धीरे धीरे कम होने लगीं। निःसंदेह ऐसा नहीं है कि वह नकारात्मक था। दिन के अंत में ये मानव डोमेन प्रतिभाएं भी विकसित होना चाहती थीं। यहाँ उनका लक्ष्य सिर्फ प्रभावित करना और दिखावा करना नहीं था। व्यापक ब्रह्मांड में यह उनका पहला अनुभव था और उन्होंने इससे जितना हो सके उतना बढ़ने की योजना बनाई। कुल मिलाकर उन प्रतिभाओं के लिए जो होली लाइट स्टार के खतरों में अपना बचाव कर सकते थे, जीवन उबाऊ हो गया। असली परेशानी उन लोगों के लिए थी जो ऐसा नहीं कर सकते थे, जिन्होंने उन्मत्त जानवरों के अंतहीन ज्वार का सामना किया, जिसका एकमात्र लक्ष्य उन्हें अलग करना था। और अंततः 2 सप्ताह की अवधि के अंत में पवित्र प्रकाश मकबरे में एक सुंदर घटना घटी। जुएर के चारों ओर की रोशनी चमक उठी और पूरे केंद्रीय क्षेत्र को भर दिया, जो अंततः खत्म होने से पहले शानदार ढंग से चमक रहा था। जुएर कमल की स्थिति में जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरते हुए अकेली बैठी थी। उसकी आंखें खुली रह गईं और डेमियन को आश्चर्य हुआ। उसकी पुतलियां अब पन्ना हरे रंग की थीं, जैसे 2 चमकते रत्न उसके चेहरे को सजा रहे हों। आपको कैसा लगता है? उसने झिझकते हुए पूछा, उसके शरीर में जागरूकता फैलाते हुए यह सुनिश्चित किया कि कोई असामान्यता तो नहीं है। महसूस करें। यह वर्तमान दिन क्या है? उसने अस्पष्ट उत्तर दिया। डेमियन की भौं सावधानी से उठी। आपका क्या मतलब है? उसने फिर पूछा। जुएर ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें साफ हो रही थीं। कितना समय हो गया जब से यह सम्राट निद्रा में आया है? डेमियन की आंखें सख्त हो गईं। आप? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका हाथ बिना किसी चेतावनी के जुएर के माथे पर थप्पड़ मारता हुआ निकल गया। पाक? ओ, तुम छोटे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम मुझे इससे मूर्ख बना सकते हो। धिक्कार है। तुम्हें गाली देना किसने सिखाया? dsval.com है उफ। जुएर ने भोलेपन से अपना सिर खटखटाया और खुशी से मुस्कुराई जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। जहां तक डेमियन की बात है, वह अपने आप को आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाँ, 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा, कोई बात नहीं। वह केवल इतना ही कह सका कि वह ब्रेथ ऑफ नथिंगनेस के लिए भाग्यशाली था जिसने उसे उसकी आध्यात्मिक दुनिया की जांच करने की अनुमति दी। यह लड़का नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसा हूँ। यह खतरनाक हो सकता है। क्योंकि डेमियन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो घबराएगा और शोक मनाएगा। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने जुएर के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश में आध्यात्मिक चेतना को तुरंत नष्ट कर दिया था। किसी भी तरह यह अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ।
हालांकि उसकी शारीरिक स्थिति, जब वह उसके स्तर पर था तो यह उसके जैसा था। उसे अभी मिले आशीर्वाद से उसके शरीर को चौथी कक्षा के स्तर तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसे अभी भी अपने कानून को परिभाषित करना था और वास्तव में उस स्तर तक पहुंचने के लिए बपतिस्मा से गुजरना था। ऊपरी तौर पर यह अच्छा लगता है, लेकिन जिसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया है, लंबे समय में यह बिल्कुल भी सकारात्मक बात नहीं है। जोएर को उस सीमा से आगे ले जाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन गया, और जैसे ही डेमियन ने बाहरी स्थिति पर नजर डाली, इस संसार के जीवन नियम उतार चढ़ाव वाले हैं। अगर मैं इसे सही से पढ़ रहा हूं तो कुछ बड़ा घटित होने वाला है। आखिर वे इन प्रतिभाओं के जीवित रहने की उम्मीद कैसे करते हैं? जैसे जैसे वह अपनी भावना के प्रति और अधिक आश्वस्त होता गया, उसने भौहें चढ़ा लीं। पहली आपदा में पूरी दुनिया का पर्यावरण नष्ट हो गया, जिसने दूसरी आपदा में जानवरों को भूमिगत दुनिया से सतह पर खींच लिया। अब जबकि दुनिया विनाश के चक्र से गुजर चुकी है, अगला कदम पुनरुद्धार शुरू करना था। समस्या यह थी कि यह दुनिया भी एक गुप्त क्षेत्र थी और इसके तरीके कम से कम कहने के लिए गंभीर थे। अगले कुछ दिनों में यह शुरू हो जाएगा। पृथ्वी रोएगी और फिर हर जगह मौजूद जीवन शक्ति। उसकी आंखें गंभीरता से कठोर हो गईं। खपत हो जाओगे। अध्याय 1010 ज्वार 4। लेकिन साथ ही यह सबसे अच्छा अवसर क्या नहीं है? पिछले कुछ दिनों से जुएर के साथ जुएर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी धारणा की पुष्टि की है कि संघर्ष बल की स्थापना की गई है। एस्टोरिया तेजी से समृद्ध हुई क्योंकि उसने उसे आराम से बाहर कर दिया। एलेना कुछ ही समय में चौथी कक्षा में आगे बढ़ने में सक्षम हो गई क्योंकि उसे पीड़ा हुई और जीवित रही। और डेमियन को वॉयड फिजिक्स से वायर जो भी मदद मिली हो, इंक उसकी प्रतिभा कुछ भी हो, बिना प्रयास के वह कभी भी अपने स्तर तक नहीं पहुंच पाता। उस पीड़ा ने उन्हें एक मर्दवादी व्यक्तित्व में बदल दिया, जिसने चरित्र का निर्माण किया, ताकत का निर्माण किया और साहस का निर्माण किया। भले ही उसे वापस लौटाए कंपनी नाम की कंपनी ऐसा करने का मौका दिया जाए, फिर भी वह अपनी पीड़ा को कम करने की कोशिश नहीं करना चाहेगी। वास्तव में वह अधिक प्रयास करेगी और कठिन परिश्रम करेगी ताकि वह वर्तमान समय रेखा की तुलना में और भी तेजी से बढ़ सके। यह किसी और का दिन होना चाहिए। उसका मन साफ हो गया। भावना अब उनके निर्णयों पर शासन नहीं करती थी। वह जो जुएर के लिए सबसे अच्छा होना चाहता था और उसकी सेना के प्रति उसके दृढ़ संकल्प का सम्मान करना चाहता था। इसलिए इस बार उसने एक बार फिर उसकी मदद नहीं मांगी। जुएर, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने कहा। अभी भी बाहर बहुत कम संख्या में जानवर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शत्रुता कम कर दी है, इसलिए होने वाली वास्तविक लड़ाई लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यह अपनी शक्ति का परीक्षण करने का एक अच्छा समय है। जुएर ने तुरंत हिलाया। अच्छा, मुझे बहुत अधिक शक्तिशाली होने का एहसास होता है, लेकिन यह अजीब लगता है। मुझे पता है कि यह ठीक हो जाएगा, उसने जवाब दिया। डेमियन उससे दूर हो गया और अपनी मुस्कान छिपाते हुए मध्य क्षेत्र से बाहर निकलने की ओर चलने लगा। क्या उसने समस्या का इतनी जल्दी पता लगा लिया? वह गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब जुएर ने बगल से उसके होठों को बाहर निकलते हुए देखा तो वह खिलखिला उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खुशी से उसके पीछे चल रही थी क्योंकि वह उसे आसानी से कब्र से बाहर ले गया। दोनों ने एक बार फिर दिन के उजाले को देखा, लेकिन उनके सामने पवित्र प्रकाश तारा वही नहीं था जहां से वे आए थे।
बड़े भाई, यहाँ क्या हुआ? जुएर ने आंखें चौड़ी करके कहा। डेमियन ने कंधे उचकाए। विपत्ति आई। 2 बार, वैसे भी इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चलो तुम्हारे लिए कोई शिकार ढूंढते हैं। जुएर ने एक बार फिर खुद को भ्रमित पाया, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा। आखिरकार डेमियन को ऐसी बातें कहने की आदत थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी। उसके विचारों से अनजान डेमियन ने उसे अपने मन में लपेट लिया और अपनी जागरूकता से दुनिया को स्कैन करते हुए हवा में उड़ गया। ठीक है, मुझे एक अच्छी जगह मिल गई। और संयोग से टेलीपोर्ट करते समय वह मुस्कुराया। जुएर की इंद्रियों पर बहुत अधिक दबाव न डालने के लिए सावधान रहा और कुछ ही मिनटों में स्थान पर पहुंच गया। नीचे जमीन पर कई पशु जनजातियां थीं, जो पिछले ज्वार में बड़े पैमाने पर हार का सामना करने के बाद फिर से संगठित हो रही थीं। और पास ही एक अकेली महिला के विशिष्ट हस्ताक्षर तेजी से आ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन जुएर को अपने साथ ले गया और उस आकृति और जानवर के ज्वार के बीच जमीन पर उतरा। जुएर, लड़ो। अगर तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। है। इतनी जल्दी? क्या आप यही नहीं चाहते थे? सच? ठीक है, ठीक है। मैं बस यह करूंगा। जुएर कुछ झिझक के साथ जानवरों की ओर बढ़ा और निकट आने वाली आभा भी काफी हद तक शांत हो गई। जुएर की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी भुजाएं मुक्केबाजी की स्थिति में उठ गईं और गॉन्टलेट की एक जोड़ी दिखाई दी जो उसके अग्रभागों और हाथों को चमकदार कवच से ढक रही थी। और फिर वह भीड़ में घुस गई। किया जैसे ही उसने निकटतम जानवर की खोपड़ी पर मुक्का मारा, वह चिल्लाने लगी। बूम! उसकी मुट्ठी से एक आग निकली और जानवर की त्वचा फट गई, जिससे उसकी मोटी खोपड़ी दिखाई देने लगी। रोआ! आखिरकार जानवर को दर्द से दहाड़ने का मौका मिल गया, जिससे उसने अपने आसपास के साथियों को जुएर के हमले के प्रति सचेत कर दिया। इतनी जल्दी नहीं, उसने चारों ओर घूमते हुए और प्राणी की खोपड़ी में कुल्हाड़ी मारते हुए कहा। दरार! उसके दबाव से खोपड़ी फट गई और जानवर जमीन पर गिर पड़ा। टकराना! जुएर ने जानवर की खोपड़ी पर अंतिम मुक्का मारा, जिससे वह पूरी तरह से मर गया। उसी समय सुदृढ़ीकरण आ गया। उसी जनजाति के 20 जानवरों का एक समूह जिसे उसने अभी मारा था, भालू जैसे प्राणियों का एक समूह अपने पिछले पैरों पर खड़ा था और आकाश में दहाड़ रहा था। उनका क्रोध स्पष्ट था। DSVL.com। जुएर की आंखें हिल गईं जब वह पीछे हट गई, जब अचानक टकराना, टकराना, टकराना! भीड़ में सबसे आगे 3 विशाल भालू मांस और खून के टुकड़ों में तब्दील हो गए। जुएर, किसी भी बात की चिंता मत करो और बस लड़ो। तुम्हें लगता है कि मैं उन मजबूत लोगों को तुम्हें धमकाने दूंगा? डेमियन की चीख पीछे से आई, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इससे पहले कि भालू अपने नेताओं की मौत से उबर पाते, वह खुशी से युद्ध में कूद पड़ी। डेमियन की आंखों के सामने उसने आखिरकार वह दिखाना शुरू कर दिया जो उसने एल्विरा से सीखा था। और वह इसे देखने वाला अकेला नहीं था। तो यह प्रसिद्ध छोटी बहन है ना? क्या पहली छाप थी? जो व्यक्ति अभी अभी आया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन उसी भाव से उसकी ओर मुड़ा। सही, वह बहुत अच्छी है, अगर मैं खुद ऐसा कहूं। एलेना उसके बगल में चली गई और उसके कंधे पर झुक गई और एक जोड़े की तरह अपने बच्चे को देख रहे थे।
उन्होंने खुशी से जुएर द्वारा प्रस्तुत शो का आनंद लिया। टकराना। एक और सिर फट गया। जुएर की लड़ाई का तरीका बर्बर और सुंदर के बीच एक अजीब मिश्रण था। अपने आप में वह सचमुच क्रूर थी। उसने अपने शरीर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों को इतनी शक्ति से पटक दिया कि वातावरण को शुद्ध वायु के दबाव से नष्ट कर दिया। हालांकि उसके चारों ओर प्राकृतिक आत्माओं का एक रहस्यमय समूह घूम रहा था जो उसकी उपस्थिति को महसूस करते ही चारों ओर से उभर आया। वे ज्यादातर पृथ्वी और वायु की आत्माएं थीं, और जुएर के संकेत पर उन्होंने मौलिक शक्ति के उग्र विस्फोटों का उत्सर्जन किया जिसने जानवरों की भीड़ को तितर-बितर कर दिया और कमजोर लोगों को पंगु बना दिया। यह सचमुच आश्चर्य की बात थी कि जुएर के पास पहले से ही अपेक्षाकृत स्थापित लड़ाई शैली थी, या यूं कहें कि यह पता चला कि डेमियन अभयारण्य को गंभीर रूप से कम आंक रहा था। इसकी मदद नहीं की जा सकी। वह हाल के दिनों में डेमिगॉड्स और सुप्रीमों के साथ इतनी बार व्यवहार कर रहा था कि पवित्र भूमि के स्तर के नीचे की कोई भी चीज उसे एक जैसी ही दिखती थी, लेकिन जब प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने की बात आई तो एल्विरा और बाई लोंगक सुआन जैसे लोग क्षमता से अधिक सक्षम थे। बातचीत में मुझे आश्चर्य है कि वे लोग कैसा कर रहे हैं। उन्हें बाहर आए काफी समय हो गया है। डेमियन ने कुछ समय से उनकी शक्ति के स्तर पर ध्यान नहीं दिया था और वह अचानक उत्सुक हो गया, लेकिन अभी समय नहीं था। अब मंच जुएर का था और वह इसका भरपूर उपयोग कर रही थी। वह क्या बकवास था। पहले बैंक्वेट हॉल में एक आवाज गूंजी। यह फ्लेम हेवन होली लैंड के एक बुजुर्ग का था जो लूसील की ओर निर्देशित था, जो हॉल के सामने शांति से खड़ा था। आपका क्या संदर्भ है? उसने बिल्कुल भी शांत न होते हुए पूछा। आपको क्या लगता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? यह गुप्त क्षेत्र बकवास है। मेरी प्रतिभाओं को इतनी आसानी से बाहर निकालने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बुजुर्ग दहाड़ा। वह पूरी तरह से अपमानित हो गया था। उनके प्रवेश के कुछ ही दिनों के भीतर उनकी पवित्र भूमि की प्रतिभाओं को शक्तिशाली जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया गया, और उनमें एक सच्चा ड्रैगन भी था। कहो, क्या स्वर्गीय कबीला मेरी ज्वाला स्वर्ग पवित्र भूमि को भड़काने की कोशिश कर रहा है? लूसील ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह कैसे संभव हो सकता है? हमारे स्वर्गीय कबीले को इस सभा की मेजबानी के लिए चुना गया था क्योंकि लोग हमारी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। क्या आपने नहीं सोचा है कि शायद आपकी प्रतिभाएं बहुत कमजोर थीं? आप बड़े बस बहुत हो गया। संप्रदाय के पवित्र गुरु प्रकट हुए और बुजुर्ग को वापस खींच लिया। मैं उसके व्यवहार के लिए माफी मांगता हूं, उसने बिना कुछ कहे पीछे हटते हुए लूसील से कहा। जब लूसील ने उन्हें जाते देखा तो उसकी आंखें एक रहस्यमयी रोशनी से चमक उठीं। ऐसा लगता है उन्होंने खुद को दिखाना शुरू कर दिया है।